चलिए हम आबकारी आरक्षक का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज के हिसाब से मैं क्वेश्चन डलवाया हूँ। जैसे 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने, जिसमें 33 इंडियन जी के, 33 छत्तीसगढ़ जी के रहेगा। तो यहाँ पे 15 जस्ट उसका आधा कर दिया, 15 इंडियन जी के, 15 छत्तीसगढ़ जी के। फिर मैथ्स रीजनिंग को भी उसी पार्ट में, इंग्लिश हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज सब उसी पार्ट में डलवाया हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। हम फोकस करेंगे क्वेश्चन और उसके पीछे एक्सप्लेनेशन का। तो जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है वो लास्ट में रखा हूँ मैं इस बार, पिछले बार सबसे पहले करवाए। छत्तीसगढ़ में मैं डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, वहाँ छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपके काम का है। मैं वो क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा हूँ, उसके पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इस बार शुरुआत हम लोग मैथ से करते हैं। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर। ओके, देखो सबसे पहले कोई एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। अगर साइड ए है, सभी तरफ ए है, तो एरिया हो जाता है ए स्क्वायर, और पेरीमीटर यानी कि परिमाप हो जाता है 4a, और जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। डायगोनल होता है √2a, एट आएगा। ओके ठीक है, डायगोनल होता है √2a। तो यहां पे बोल रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। जो मैथ्स बनाने का आदी नहीं रहता वो हड़बड़ा जाता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, इतना पढ़े और इसको मैथमेटिकल टर्म में नोट डाउन कर लो। बोले भैया डी बराबर क्या है? √2a होता है। ओके, यहाँ मुझे विकर्ण दिया हुआ है 4√2, ये लो भैया 4√2, ये कर लिए, और √2 इधर रहेगा, ए इधर, ये √2 कट जाएगा क्या? ए बराबर क्या बच जाएगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगा। ये ए मतलब क्या है? साइड, उसकी भुजा है, स्क्वायर की भुजा है। बोले दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। अच्छा, जो पहले वाला स्क्वायर है उसका साइड कितना है? 4, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। पहले वाला स्क्वायर जो भी है उसका एरिया कितना है? 16। हमको ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ऐसे वर्ग का जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना हो, यानी कि जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सर कैसे मालूम? क्वेश्चन में बोला है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी कि 16 है तो 32। अब 32 है, दूसरे वाले साइड को मैं बी मान ले रहा हूँ, है ना, बी साइड, दूसरे वर्ग का साइड 32। तो भैया अगर बी 32 है, या साइड, अच्छा साइड नहीं, बी स्क्वायर 32 है, तो बी क्या हो जाएगा? 32 का रूट। समझे? बोले सर बी क्यों ले लिए? लो चलो भैया ए ही ले लो, चलो ए मान लो। ए का स्क्वायर करेंगे तब ये क्षेत्रफल आएगा, 32 आएगा। तो ए क्या हो जाएगा? √32। ठीक, तो ए बराबर, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 16 × 2 कर लेता हूँ। 16 का 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, 4√2। ए बराबर 4√2। जो दूसरा स्क्वायर है, दूसरा वर्ग है, उसका साइड मेरे को मालूम चल गया 4√2। अब डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला अपनाऊंगा, डी बराबर √2a, तो उसका डायगोनल निकल जाएगा क्या? √2 × a के बराबर क्या लाया अपन? 4√2। तो ये √2 कट जाएगा क्या? हाँ बोल रहे हो, नहीं कटेगा, √2 × √2 हो जाएगा, इंटू 4। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। डिवाइड थोड़ी ना, डी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना था। एरिया निकालने तो ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर परिमाप 4a हो जाता है, और जो डायगोनल विकर्ण है वो √2a हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए। ध्यान रखना, अंकित मूल्य अंग्रेजी में टैग्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, शो ऑफ प्राइस, जो भी प्राइस वो अलग है। फिर एक प्राइस होगा डिस्काउंटेड, डिस्काउंट करके जो दे रहा है ना, तो अलग अलग अंतर है किस प्रकार का प्राइस दे रहा है वो मायने रखता है। कॉस्ट प्राइस एक लागत मूल्य होता है, एक जिसमें बेचा जा रहा है उसको सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, एक मार्क्ड प्राइस अलग होता है। तो 3 प्रकार के प्राइस देखेंगे, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का बहुत सारे नाम है अंग्रेजी में। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए, अच्छी बात, और अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो ये बताओ 1500 में 20% 300 रुपए, तो भैया 1500 में 300 घटा दो, 1200 रुपए में मिलना चाहिए सम्मान, लेकिन 20% की छूट दी जाती है। तो ग्राहक को 1104 में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त और कौन सी छूट दी जाए? वो बोला 20% डिस्काउंट करके 1200 में बेचूंगा। ग्राहक
महिला थी, तैयार नहीं हुई, बोले नहीं और चाहिए, बोले डिस्काउंट, बोले ठीक है कितना में चाहिए, बोले आप बता दो, 1104 रुपये में लूंगी, बोले ठीक है। तो 1200 से 1104 करने के लिए उसको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना रुपए का, 96 रुपये का, 96 रुपये का डिस्काउंट, किसमें 1200 में कि 1500 में। अब 1200 में उसको मिल रहा है, 1200 में ही करेंगे, 1500 तो हो गया, वो कहानी खत्म। एक बार दुकान के मुझे गलती वही हो गया, बोले उससे और ऊपर नहीं जाए। तो 1200 में 96 रुपये का डिस्काउंट कितना परसेंट हो जाएगा, इंटू 100%, निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, ये 100 कट जाएगा, 12 से ये 8, तो इसका भी कितना परसेंट, 8% डिस्काउंट और देना पड़ेगा, तब जाके उसको जो सामान है वो 1104 रुपये में मिलेगा। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ ए बराबर 64 है, बी बराबर 289 है, देन द वैल्यू ऑफ ये, इसमें बस इसको माइनस कर लेना है अपने को, माइनस होगा तो क्वेश्चन का आंसर है, माइनस करना है। देखो ए 64 है, तो ए 64 है भैया, तो रूट 64 कितना आ जाएगा, रूट ए कितना आ जाएगा 8, और बी 289 है, 289 का रूट कितना होता है 17, ये माइनस, ये जो रूट बी है ये 17, और यहाँ पर मैंने माइनस करने बोला माइनस, और ये 64 का रूट कितना हो जाता है 8, ये 1/2 एक्चुअल में इसका पावर है, 1/2 पावर में, 1/2 पावर में, ठीक है। क्लियर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में है, और ये इसके ऊपर 1/2 पावर में है। अब ये देखो भैया 8 + 17 कितना हो जाता है 25, ये माइनस कितना हो जाएगा 9, और इसका पूरा ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में 1/2 का पावर है। बोले सर ऐसा दिख नहीं रहा, वो टाइपिस्ट से बना नहीं, 1/2 पावर में रखना था, ठीक है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में रखना था, हो नहीं पाया। ये 5 और ये 3, और ये पावर में 1/2, 5 - 3 कितना होता है 2, 2 की घात 1/2, और उसको सॉल्व नहीं करना है, √2 में आंसर नहीं दिया हुआ है, 2 1/2 दिया हुआ है, 2 टू द पावर 1/2, 2 की घात 1/2 ये आंसर होगा। ये मैथ के 3 क्वेश्चन ही डलाए, 6 क्वेश्चन पूछे जाने, मैं 3 डलवा दिया, आधा कर दिया। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्प में कौन सा घन बनेगा। देखो क्यूब बनाना है, और क्यूब के टोटल 6 साइड होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं। 6 फलक में देखो ये ओपन डाइस का कंसेप्ट है, खुला पासा। खुले पासे में अगर आपको पूछे किस फलक के विपरीत किधर आएगा, तो एक को छोड़ के लेना, जैसे 6 के अपोजिट क्या रहेगा 3, 5 का अपोजिट क्या रहेगा 2, और फिर जो बच गया वो अपोजिट है चारों। अब ध्यान रखना 6 के अपोजिट जो 3 है, 6 के अपोजिट 3 है, तो सामने कहीं पे भी आपको 3 नहीं दिखेगा, 6 के सामने 3, 6 के पीछे 3 है तो सामने नहीं आएगा। तो 6 5 4 एक तरफ है, और इनके अपोजिट नंबर एक तरफ है, पहला डाइस ही सही होगा 6 5 4, क्योंकि 6 का अपोजिट 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, 5 का अपोजिट 2 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 4 का अपोजिट 1 नहीं दिख रहा है। बोले सर 6 2 5 में क्या दिक्कत है, 5 और 2 अपोजिट में है, यहाँ पर तो 5 और 2 साइड साइड कर दिया, तो ऐसे बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा सही रह जाएगा। व्हाट इज द एंगल, ये क्लॉक का क्वेश्चन है रीजनिंग का। समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितने डिग्री होती है। आंसर देखो इसका 10 डिग्री हम लोग निकालते हैं, लेकिन एक मैं बहुत अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा, इतना दिमाग लगाने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। देखो ये भैया घड़ी, घड़ी में 1 मिनट की सुई होती है और 1 घंटे वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई को इसमें इग्नोर कर देते हैं क्लॉक वाले में। अब जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में 1 राउंड पूरा घूम लेगा क्या, 60 मिनट में पूरा 1 राउंड घूमेगा, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई और 1 घंटे वाली सुई, मिनट हैंड और आवर्स हैंड बोलते हैं इसको, 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, कितना डिग्री 360 डिग्री। लेकिन घंटे वाला 60 मिनट में कितना डिग्री घूमता है भैया, देखो 60 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ का दूरी 30 डिग्री होता है, मात्र कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है, यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमती है, जबकि घंटे वाली सुई 30 डिवाइड बाई 60 करोगे 1 मिनट में आधा डिग्री बस घूमता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो समय 4:20 होने पर, इसके बहुत सारे फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला में ना जाकर आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो खाली मैं 4 बजे बोलूँ तो 4 बजे कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। 4 बजे 4:20 में क्या होगा, जो मिनट वाली सुई है 20 मिनट एग्जैक्ट 4 वाले पर आएगी, लेकिन जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी भैया घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा सा हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा आगे बढ़ जाएगा। देखो मिनट और घंटे वाली सुई आपस में ओवरलैप हो गई, लेकिन घंटे वाली सुई
थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहेगा। कितना आगे बढ़ेगा सोचो, 20 मिनट में 4:20 हुआ, मतलब 20 मिनट अभी आगे गुजरा है। तो 20 मिनट में कितना गुजरेगा भैया, देखो आधा डिग्री 1 मिनट में घूमता है, 20 मिनट में इंटू 20, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, 20 मिनट में 20 इंटू आधा, तो टोटल 10 डिग्री का अंतर रहेगा घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के बीच। बोले सर ये सब एकदम तामझाम लग रहा है, कुछ अच्छा वाला कुछ ट्रिक बता दो। बोले जहां पे भी देखना 1:5 का रेशियो रहेगा, 1:5 मतलब 4:20 काटोगे 4 से 1 और 5 का रेशियो आएगा। 6:30, 6 से काटो 1:1 और 5 का अनुपात आएगा क्या, है ना। और देख लो 7:35 काटोगे 7 से 1 और 5 का अनुपात आएगा क्या, ठीक है। 8:40, 5 से काटोगे 1 और 8, नहीं 8 से काटोगे 1 और 5 का अनुपात आएगा। तो जहां पे भी 1 और 5 का अनुपात आ जाए, डायरेक्ट क्या करना, जो भी मिनट वाला रहेगा, जैसे 20 मिनट है उसका आधा कर देना, 20 का आधा करोगे कितना, 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। 6:30 में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का अंतर पूछा जाए, क्या बताना हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 30 का आधा करना, 20 का नहीं, 30 का मिनट का, तो 30 का आधा 15 डिग्री। 7:35 में कितना डिग्री का अंतर, 17.5 डिग्री। 8:40 में कितने का अंतर, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये शॉर्टकट को याद करना, काम आएगा आपके। छठवां क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है। उत्तर की ओर मुंह करके 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि, चलो ठीक है भैया 5 लोगों को ऐसा बैठा देता हूं, सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके, ये सी है और डी इसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब जब उत्तर की ओर देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा, डी जो है सी के बाईं ओर तथा बी ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। एक अपने को क्लू ये मिल गया, अब यहां पर नहीं बैठा रहा हूं क्यों, इसमें कहीं पर भी मैं नहीं बैठा सकता इन लोग को। बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर, ई इधर बैठा है तो ई का दायां इधर होगा, ये लो, ये दूसरा क्लू मिल गया मेरे को। और क्या बोल रहा है, ए सी के दाईं ओर, ए जो है सी के दाईं ओर है, ए सी यहां पर है तो इसके दाईं ओर ए है, तथा बी डी के बाईं ओर है, बी जो है डी के बाईं ओर है, डी यहां पर है तो बी, तो यहां से कुछ मेरे को क्लू मिल जा रहा है क्या, देखो बी डी सी, बी डी और सी, और बी के ठीक पहले कौन बैठा हुआ ई, और सी के बाद कौन बैठा हुआ ए, यहीं से मेरे को ई बी डी सी ए ये सब मिल जा रहा है लाइन से। आगे और क्लू बोल रहा है क्या कि ई ने आखिरी स्थान ग्रहण किया हुआ, बोले आखिरी मतलब तो यहाँ पर ए आ रहा नहीं, आखिरी मतलब चाहे शुरू से आखिरी या आखिरी से आखिरी, लास्ट वाला कोई भी हो, स्टार्टिंग या एंड, तो ये सबसे सटीक बैठ रहा है। इसमें पूछा है मध्य में कौन बैठा है, मध्य में भैया डी बैठा हुआ है, आंसर हमारा क्या जाएगा, डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग बना के देखें, दिमाग लगाएं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। हिंदी में बता देता हूं, विच लेटर शुड बी नाइन्थ, ये ए बी सी डी करके दिया हुआ है, ये लो भैया ट्राई करो इसको। आ रहा है कुछ, डी आ रहा है, ठीक है। और कोई उम्मीदवार, कितना आ रहा है, एफ आ रहा है, चलो ठीक है भैया। क्या बोला है, विच लेटर शुड बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट, ओके, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है, दिए गए वर्णाक्षरों में से प्रथम अर्ध को उलट दिया जाए, ठीक, तो पहला काम मैं यही करता हूं, देखो टोटल कितने अल्फाबेट होते, 26, 26 में 13 का 2 हिस्सा बनेगा क्या, प्रथम आधा बोल रहे तो ए से लेकर एम तक, फिर एन से लेकर जेड तक,
बोले इसको ऐसा नहीं करना है, बोले तो कैसे करना है, प्रथम अर्ध को उलट दिया, मतलब एम से लेके ए हो गया, एम से लेके ये अपना एफ ई डी सी बी है, ऐसे कर दिया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ से लेकर एम, ये उलट दिया, बाकी ऐसे ही रहेगा। बोले ओके न, इसके बाद एन ओ पी क्यू ऐसा कर करके जेड तक, ऐसा स्थिति किया। बोला ओके, अब आगे समझना, दाएं से 9वें अक्षर, दाया से 9वां अक्षर मतलब इधर से 9, दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होना चाहिए, तो भैया देखो दाएं से 9वां अक्षर मतलब इधर से मैं 9 लेटर गया, फिर यहां पर मेरा बायां अक्षर कौन सा, इधर जाऊं कि इधर आगे बढ़ूं, इस तरफ आगे बढ़ूंगा, समझना। देखो लेफ्ट और राइट कभी भी रहेगा ना उसको जोड़ देना, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा माइनस करना, राइट राइट रहेगा माइनस करना, राइट लेफ्ट रहेगा, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको ऐड करना है। क्यों, जब मैं राइट बोल रहा हूं तो मैं राइट यहां से बढ़ूंगा आगे, यहां से 9, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद दाएं से 9वां अक्षर पहुंचने के बाद बायां 9वां अक्षर मतलब मेरे को इसी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा अपने लेफ्ट साइड, ठीक है। और लेफ्ट साइड 9वां मतलब और 9, 9 + 9 18, 9 + 9 18, मतलब इधर से मेरे को 18वां अक्षर गिनना है, राइट साइड से टोटल 18 अक्षर गिनना है। तो 13 तक तो यहीं पहुंच गए भैया, 13 खल्लास, और क्या पहुंचना है मेरे को, 5 और जाना है। तो ए बी सी डी ई आंसर आएगा ई, ठीक है, ई आएगा आंसर। क्लियर। बोले सर इधर एम एम नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, उसको पलटे ना भैया मेरे, नहीं, तो ई सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन सिलॉग का, इस क्वेश्चन को करके ही जाना, इस टाइप के क्वेश्चन को। 4 प्रकार के डायग्राम बनेंगे, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, इस प्रकार का आकृति बनाना, सभी ए बी हैं, इस प्रकार से बनाएंगे आप, सभी ए बी हैं, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, इस प्रकार से काट देना। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए मतलब ए का ये वाला हिस्सा बी नहीं है, ये 4 ही प्रकार के डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट, नो लेमन इज ऑरेंज, कोई नींबू संतरा नहीं है, कोई नींबू संतरा नहीं है, तो ये लो भैया, कोई लेमन संतरा नहीं है, ऑरेंज। कुछ संतरे सेब हैं, कुछ ऑरेंज आर एप्पल, सम लेमन इज एप्पल, ये इस तरीके से बना दिया मैं। अब निष्कर्ष में क्या पूछा है, नो ऑरेंज इज लेमन, कोई संतरा नींबू नहीं है, कोई संतरा नींबू होने के लिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम होना चाहिए, क्या है, क्या कोई संतरा नींबू नहीं है, हाँ दोनों में, ठीक, तो पहला वाला सही हो जाएगा। कोई नींबू, कुछ नींबू सेब हैं, कुछ नींबू सेब हैं, कुछ नींबू सेब होने के लिए इस प्रकार का आकृति बनना चाहिए, वेन डायग्राम बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा दिख नहीं रहा मेरे को, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी केवल एक अनुसरण करता है, ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, बताओ। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ऐसे दुनियादारी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भैया बचपन में, है ना, विभक्ति चिन्ह कारक और उसके विभक्ति चिन्ह पढ़े हो, कर्ता ने कर्म को, तो राम ने रोटी खाई, तो राम कौन सा कारक है भैया, कर्ता है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, ऐसा पढ़े हो। उसमें एक अपादान वाला ध्यान रख लेना, से वाला, ठीक। जल थल नभ में कौन सा समास है, संधि कितने प्रकार का, 6 संधि, 3, कौन सा संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है, ये 3 प्रकार के संधि है। समास कितने प्रकार के, समास 6 प्रकार के, उसमें से एक समास होता है द्वंद्व समास, जहां दो लोगों के बीच द्वंद्व की भावना है, ऐसा याद कर लेना। जैसे राम सीता, 2 लोग आ गए तो द्वंद्व हो गया, जहां 2 लोग आए, राम सीता, है ना, दिन रात, ठीक, लड़का लड़की, मम्मी पापा, भाई बहन, ऐसे टाइप के जो हैं वो सब क्या, द्वंद्व समास आते हैं। तो जहां 2 लोग आ जाए, जैसे जल थल, और आगे जोड़ भी दिया नभ, है ना, या एक डैश वाला चिन्ह रहेगा उसको तो मार ही देना, वो क्या है, द्वंद्व समास है। तो जल थल नभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है पूछे जाए तो 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास कितना, 3 प्रकार का। इतरेतर, समाहार, वो सबको आप याद रखेंगे। नाचते हुए मोर को देखकर वो प्रसन्न होगी, इस वाक्य में नाचते हुए क्या बताओ, नाचना क्या हो जाएगा, क्रिया होगा, गलत, क्या हिंदी पढ़ते हो भैया, विशेषण होगा, कैसे क्रिया होगा, क्रिया। अगर मैं बोला मोर नाच रहा है तो नाचना क्रिया होता, लेकिन जो भी चीज संज्ञा के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ बताने लग जाए वो विशेषण कहलाता है।
मोर नाच रहा है बोलता तो नाचना क्रिया है, लेकिन नाचते हुए मोर को देखा तो नाचते हुए, ये मोर क्या है भैया, संज्ञा है। और संज्ञा के बारे में जो बताता है वो क्या है, विशेषण। और इस संज्ञा भी है विशेष्य भी है, पर फिलहाल मोर क्या है, संज्ञा। और संज्ञा के बारे में जो कुछ भी बताया जाए वो क्या कहलाता है, विशेषण। काला आदमी, आदमी कैसा है बोले काला, ठीक है। तो आदमी संज्ञा, उसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, काला। तो काला कैसा हो गया, विशेषण हो गया। तो नाचते हुए मोर को देख कर प्रसन्न हो गया, तो नाचता हुआ यहां पर क्रिया नहीं होगा, क्या होगा, विशेषण हो गया। समझ आ रही बात। अब यहां इस सेंटेंस में विशेषण क्या है बताना ना, वह तेज दौड़ता है। यहां पे विशेषण क्या है, दौड़ता, तेज है, गलत, ये क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। इससे अच्छा लग रहा है अंग्रेजी मीडियम कहो कि मेरा हिंदी ठीक हो। चलो, वह कौन सा सर्वनाम है बतावा, इसको पढ़ लेना भैया। पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, क्या है। संबंधवाचक जो सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा। संज्ञा के जगह जो भी यूज हो जाए वो क्या है, सर्वनाम है। जैसे कोई खड़ा है बोले, अरे कोई मतलब कुछ वहां पे होता, कोई खड़ा है, कुछ खड़ा है, क्या खड़ा है वहां, कोई खड़ा है, आदमी खड़ा होता है, कुछ टेबल होता, कुछ तो होता वहां पे। तो नाम पता ना लिख के कुछ बता दी वहां पे शब्द, कोई आदमी खड़ा है, कोई खड़ा है, कुछ तो है बोले, क्या है नहीं मालूम, है ना। तो वो क्या है, वो भी सर्वनाम कहलाएगा, संज्ञा के बदले जो भी आ जाए। यह मेरी बुक है, अरे यह मतलब कुछ होता, वो मैथ्स का किताब होता या इंग्लिश की किताब होती, किसी ऑथर का किताब होता, वो मैं बता रहा होता। तो यह हुआ भी क्या है, संज्ञा के जगह यूज हो गया, वो सर्वनाम है। सर्वनाम में भी कैसे, निश्चयवाचक। यह हुआ एकदम फिक्स है कि ये वाली किताब मेरी है, वो वाली किताब मेरी है, ऐसा, ठीक है। दया शब्द कौन सी संज्ञा बताओ, भाववाचक, ठीक है। भाववाचक, जिसको आप समझ लो प्लेट में नहीं रख सकते, जो दिख नहीं सकता, फील किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ वो लड़का दयालु है, वो लड़का दयालु है, लड़का के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, वो दयालु है। तो दयालु क्या हो गया, घंटा भाव, भाव, भाववाचक नहीं होगा भैया, वो दयालु क्या है, विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। दयालु से दया निकाल लो, दयालु से दया निकाल लो। मीठा, ये आम मीठा है बोले, तो मीठा क्या है, मीठा क्या है बताओ, उसकी विशेषता है, विशेषण है। मीठा से मिठास निकाल लो, भाववाचक संज्ञा है। समझ रही बात। चलो, तो ये दया शब्द क्या है, भाववाचक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सामान्य रूप से मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सब आता है, वह स्कूल जाती है। ध्यान रखना, जहां पे भी ही शी इट, ही शी इट ये सब आता है थर्ड पर्सन ज्यादातर, उसके साथ एस या ई एस का रूप लगता है, एस या ई एस के साथ। जैसे ही गो टू स्कूल होगा क्या, ही गोज टू स्कूल होगा, क्या होगा, ही गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल, तो शी गो तो नहीं होगा, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। प्लीज क्लोज द डोर, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है बताओ, अंग्रेजी में क्या, एक्सक्लेमेटरी, बहुत खूबसूरत, गलत जवाब। एक्सक्लेमेटरी भैया जिसमें थोड़ा सा आश्चर्य दिखाया हुआ, हाइफन हाइफन, अरे भैया ये स्टेटमेंट बता रहे, ये वाला कौन सा टाइप का सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आहा वाह करते नहीं, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा था एडीएम में, हर्षबोधक कौन सा है, आहा वाह दोनों था, उसमें से एक ठोक ले दिया, ठीक है। तो वह क्या बात है, वह क्या सीन, ऐसा देखो नहीं मोदी जी वाला, वह क्या सीन वाले, कोई सीन देख के खुश हो गए थे मोदी जी, वह क्या सीन वाले, कौन सा सीन देखे पता नहीं। तो वह क्या, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है नहीं, हुर्रे। ये तो आप एक्सप्रेशन, आप अपनी फीलिंग्स को शब्दों के माध्यम से बताएं, वो एक्सक्लेमेटरी रहता है वो सेंटेंस में, ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉर्मल सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन फॉर्म आ जाए, जैसे कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब इंट्रोगेटिव। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में तीन चीजें आती हैं, एक आता है रिक्वेस्ट, एक आता है ऑर्डर। जैसे रिक्वेस्ट, प्लीज क्लोज द डोर, ये कैसा फॉर्म है, रिक्वेस्ट वाला है, प्लीज क्लोज द डोर, आप रिक्वेस्ट करो भैया दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द। अब मैं ऑर्डर दूं, दरवाजा बंद करो, प्लीज हटा दूं, क्लोज द डोर, तो मैं क्या दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। तीसरा तो याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, लेकिन है कुछ, तीन टाइप का इंपेरेटिव रहता है। एक हाँ, एडवाइस भी होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इंपेरेटिव में जो भी ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, वो सब किस में आ जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में।
अच्छा, यहीं पर एक और टाइप भी याद रखना, जैसे इंट्रोगेटिव होता है वैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। हिंदी में इसको बताता हूँ, आसानी से समझ जाओगे। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव, इसी को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव। मैं स्कूल नहीं जानता, जहां ना का भाव आ जाए, नेगेटिव। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, भूल गया हूं मैं भी, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो इंट्रोगेटिव हो गया। समझ आ रही बात? अफर्मेटिव और नेगेटिव को मिला के असर्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो ये ध्यान रख लेना। इफ आई के साथ क्या लगेगा बतावा? वर लगेगा। आई के साथ क्या लगता है गुड़िया रानी, बताओ? एम लगता है। एम लगता है, गलत लगता है, लेकिन यहां पर नहीं लगाना है, ध्यान रखना। आई के साथ एम लगेगा, ओके। लेकिन नहीं, पास्ट के साथ, अच्छा क्या बोल रहे हो, पास्ट रहेगा तो क्या लगेगा? वॉज। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम और वॉज लगता है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी काश वाले सेंटेंस रहते हैं, काश वाले, हिंदी में जैसे काश मैं राजा होता बोले, काश मैं ऐसा होता, जहां पे भी काश वाले, जब हो नहीं सकता लेकिन अगर होता, ऐसा वाला सेंटेंस बोले ना। काश अगर मैं रिच होता, काश के लिए भी यही सेंटेंस, इफ आई वर रिच। तो बोले आई के साथ तो वर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे वर लगाना है। जब भी काश वाले सेंटेंस, मतलब जो प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा होता, अगर मैं सीएम होता तो ऐसा करता। इफ आई वॉज अ सीएम नहीं, इफ आई वर सीएम। अगर मैं सीएम होता तो, अगर मैं रिच होता तो, इफ आई वर रिच। ठीक है, तो वहां पे एम नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, लगता है आई के साथ, लेकिन जहां पे काश वाले सेंटेंस हो जाए वहां पे वर आता है। ये नियम ध्यान रखेंगे। विच सेंटेंस यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन? ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर, मैरिड टू अ डॉक्टर, बाय अ डॉक्टर, एट अ डॉक्टर, टू अ डॉक्टर, पक्का टू। चलो ठीक है, ध्यान रखना, मैरिड के साथ फिक्स है कि मैरिड। अब लोग क्या बोलते हैं, मैं उस लड़के के साथ शादी कर ली, डॉक्टर के साथ शादी कर ली, इंजीनियर के साथ शादी कर ली। बोले डॉक्टर इंजीनियर दोनों के साथ शादी कर ली बोले। तो हम लोग के साथ यूज करते हिंदी में, लेकिन अब अंग्रेजी में करोगे तो आप विथ लगा दोगे और वहीं पे गलती कर दोगे। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन मैरिड के साथ क्या लगता है? टू। ठीक है, चाहे डॉक्टर के साथ करे चाहे इंजीनियर के साथ करे। ठीक है, तो ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, टू लगेगा, ओके। बाई नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा, विथ नहीं लगेगा। शी क्विकली रैन टू कैच अ बस, कैच द बस, बताओ? एडजेक्टिव, फिर गलत। देखो, जो संज्ञा के बारे में बताया वो विशेषण है, लेकिन जो क्रिया के बारे में बताया वो क्रिया विशेषण है। विशेषण नहीं होता, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। तो रैन क्या है भैया? रन का सेकंड फॉर्म है, रैन मतलब दौड़ा। तो दौड़ रहा है क्रिया, और क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा, एकदम तेज दौड़ा है। तो क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ से इंडियन जी के आ रहा है। इंडियन जीके को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूंगा मैं, छत्तीसगढ़ जीके को ज्यादा एक्सप्लेन करना है मेरे को। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? वो डब्ल्यू सी बनर्जी, बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब 1885 में इनका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये देखो, मैं चार कोना बना रहा हूं। ये लेफ्ट साइड है बॉम्बे, क्या है? बॉम्बे, बॉम्बे। इधर है कलकत्ता, कोलकाता लिख रहा हूं, ठीक है। इधर है मद्रास, नीचे साइड। और ऊपर है इलाहाबाद या इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद था, इलाहाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज, अभी इलाहाबाद कर रहे हैं। तो जब शुरुआत हुआ 1885 में, तो 1885 में कहां पे हुआ अधिवेशन? बॉम्बे में। तो लेफ्ट राइट, नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो 85 के बाद 86 कोलकाता में हुआ। कौन की अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी। ये डब्ल्यू सी बनर्जी था, है ना? कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी। ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार करते हैं। कब कब करते हैं? एक 1886 में, एक 1906 में, और एक 1893 में। ये दोनों 6-6 वाला है, ये कोलकाता में किए हैं, और ये जो है लाहौर में किए हैं। ठीक है, लाहौर में अधिवेशन अध्यक्षता किए। तो 85 इधर, 86, फिर 87 वाला किधर? नीचे, यानी कि मद्रास में। कौन किया? मद्रास में। फिर नेक्स्ट वाला ऊपर जाएगा इलाहाबाद, 88। ठीक है, जॉर्ज उल यूल। ठीक है, ये कोई किसी मुस्लिम का नाम है, मद्रास वाला। चलो याद नहीं, कोई मुस्लिम है इसमें। ठीक है,
85, 86, 87, 88, फिर 89 कहाँ पे आएगा? बॉम्बे। फिर राइट साइड 90 कहाँ? कोलकाता। अब उसके बाद इसको फॉलो मत करना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और आगे भी बढ़ेंगे भैया लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके, है नहीं? तो 85, 86, 87, 88, 89, 90, फिर लेफ्ट आता जरूर है लेकिन वो नागपुर में होता है, नागपुर में होता है, और ये होता है 18, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 1891 नागपुर का अधिवेशन। और ये नागपुर का अधिवेशन और बंबई का 89 वाला अधिवेशन, ये दोनों छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से मैं आपको छत्तीसगढ़ में लेके जा रहा हूं। बोले सर काहे? बंबई में ध्यान रखना 89 में अधिवेशन हुआ, ठीक है? बॉम्बे में अधिवेशन हुआ कब? 1889 में। ये पहली बार था जब छत्तीसगढ़ के लोग हाँ राजनीति में भाग लेना चालू किए, ठीक है? उसमें 4 लोग जुड़े। 4 में कौन कौन जुड़ेंगे? एक माधवराव सप्रे, जो प्रेस के जनक माने जाते, तो भैया प्रेस वाले तो जाएंगे ही, जहां जहां राजनेता है तो प्रेस घूमते नहीं। तो माधवराव सप्रे एक व्यक्ति थे, माधवराव सप्रे। ये नाम वाले बहुत कंफ्यूजन करते ना, इसलिए याद रखना माधवराव सप्रे। फिर दूसरे भैया सीएम जाएंगे, सीएम साहब कैसे नहीं जाएंगे? तो सीएम ठक्कर। और भैया भगवान है तो भगवान जाएंगे, राम भगवान है नहीं, तो रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी एक। और जिसके पास लाख रुपए वो जाएगा भैया बॉम्बे। पैसा नहीं और बॉम्बे चलो जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं? लिफ्ट लेके पहुंच जाओगे कि नहीं? तो पैसा रहेगा तो यार ना वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। ये 4 लोग बॉम्बे सेशन में पार्टिसिपेट किए। कौन? माधवराव सप्रे, सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, वामन राव लाखे, ये चारों लोग, ठीक है? याद रहेगा। लेकिन पीएससी ने जब इस क्वेश्चन का आंसर लिया तो एकमात्र प्रतिनिधि बोले, एकमात्र प्रतिनिधि कौन गए थे? रामचंद्र लाखे। नाम ये लिया रामचंद्र लाखे, हो सकता है ये वामन राव लाखे ही हो। अब वो पीएससी ने वो आंसर लिया एक बार, तो आप दोनों पॉइंट को याद रखने, ये 4 को भी याद रखना, एक को भी याद रखना। अब जो बता सकते थे वो लोग इस दुनिया में है नहीं मैं अभी कॉल करके पूछता, ठीक है? तो एक बार पीएससी क्या लिया? रामचंद्र लाखे। तो ये 4 लोग बॉम्बे में अधिवेशन हुआ 1889 में, वहां पार्टिसिपेट किए। फिर बात आती है 91 का नागपुर अधिवेशन। नागपुर में 1891 में अधिवेशन होता है। तो ये 4 लोग तो रहते ही हैं, साथ में 2 लोग और जुड़ जाते हैं, बड़े लोग जुड़ जाते हैं। थोड़ा बाद आगे भी बड़े लोग भी जुड़ गए। बड़े में बस है, हाँ पूरा नाम क्या था? बद्री प्रसाद ना, चलो ठीक है, बद्री प्रसाद याद करना, बद्री। और एक ठोक डोमार सिंह कुछ नाम है। बड़े लोग जुड़ गए, बड़े याद रहेगा। तो ये जो नाम वाला है उस पर ले जा रहा हूं मैं आपको। 1889 में ये 4 लोग जुड़े, 1891 में 2 और बड़े लोग जुड़ गए, बड़े से बद्री वाला और ड से डोमार सिंह जुड़ गए, है ना? ये 4 लोग जुड़ गए। उसके बाद 1907 में अधिवेशन होता है, सूरत का अधिवेशन। क्या? सूरत का अधिवेशन। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में सा से सूरत, और बोलते हैं ना सूरत रास नहीं आया, बोले उसका सूरत रास नहीं आ रहा, बोले अच्छा। तो रासबिहारी घोष ये अध्यक्षता की है, पार्टिसिपेट करने नहीं गए थे, अध्यक्षता की है, तो इंडियन लेवल के नेता है। छत्तीसगढ़ से कौन गया? तो छत्तीसगढ़ से 3 लोग गए। तो सूरत याद रखना, सूरत किसी सुंदर देखे तो मजा आ गया, बोले सुंदर सूरत देखे, सुंदर से रखना सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है? सुंदरलाल शर्मा। मजा आ गया से रखना शिवराम मुंजे। और भैया सुंदर सूरत किसका था? मेघा का था। मेघा मतलब नारायण राव मेघा वाले, नारायण राव मेघा वाले, क्लियर? 1889 में, ये नाम वाला बहुत कंफ्यूज होता है इसलिए बता रहा हूँ। 1889 में 4 लोग, एक भैया सीएम जाएंगे, सीएम ठक्कर गए। वो पंडित रविशंकर शुक्ल मत मार देना। पंडित रविशंकर शुक्ल कहां से एंट्री मारते हैं? पंडित जो रविशंकर शुक्ल हैं वो 1905 का जो बनारस अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, 1905 में अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, वहां से पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम जुड़ेगा। फिर 5 से जहां पे भी हो पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम जुड़ेगा। एक बस 1941 में कोई अधिवेशन हो रहा था, उसमें पहले से जेल में थे, वहीं बस पार्टिसिपेट नहीं किए, बाकी जहां जहां होता था पंडित रविशंकर शुक्ल से जाके अपनी हाजिरी दे देते थे, ठीक है? तो 1905 से जुड़ जाता है नाम पंडित रविशंकर शुक्ल का। 1889 में 4 लोग, सीएम जाएंगे सीएम ठक्कर, ठीक है? भगवान रहेंगे रामदयाल तिवारी, प्रेस वाले रहेंगे माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, लाख रुपए जिसके पास रहेगा वो। लेकिन पीएससी ने एक बार आंसर लिया, एकमात्र प्रतिनिधि बोला रामचंद्र लाखे, हो सकता है वो वामनराव लाखे वाले ही हो, ठीक है? बट पीएससी ने आंसर लिया, उसको भी देखना। बड़े लोग जुड़ गए 1891 में, बड़े जुड़ गए ब और ड, बद्री प्रसाद और डोमार सिंह, ये जुड़ गए 2 लोग। फिर 1907 में
सूरत, सूरत देखे सुंदर था, सुंदरलाल शर्मा, मजा आया, शिवराम मुंजे, किसका? मेघा का, ठीक है। तो नयनराव मेघा वाली, ये 1907 में, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा कोड़ो बोड़ो हो गया, लेकिन और बता रहा हूँ, और को भी ध्यान रख लेना, जो नाम पता वाले हैं वो कंफ्यूज करता है, इसलिए। 1905 से जुड़ गए कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर जहां पे भी रायपुर से बात आएगा, रायपुर से एक ही नाम, पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे। लेकिन ये बदल जाता है क्रम कहां पर? जब झंडा फहराने वाली बात आती है, जब तिरंगा झंडा फहराते हैं तो वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर से फहराते हैं, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर में, वो उधर कुछ कार्यक्रम से जा रहे थे, जहाँ पे उतरते वहीं पे फहरा देते हैं। बोले रायपुर में वामन राव लाखे फैला दिए, फोन करके पहले वक्त हैं, मैं मोर जगरी से, कोई बात नहीं, नागपुर में फैला देता हूँ, ठीक। तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे। कहीं भी रायपुर में कुछ घटना हुआ और पूछा कि यहाँ कौन था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे, ठीक है। वहाँ लाखे नगर भी है, अगर रायपुर घूमे होगे तो लाखे नगर है, और यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, तो दोनों। दुर्ग की बात जब भी आएगी, एक नेता कौन? हाँ, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, ज्यादातर तो यही मिल जाएंगे, रत्नाकर झा। और एक और मिलेगा वी वाई तामस्कर, तो तामेश्वर से याद कर लेना, वी वाई तामस्कर दो जगह मिलेंगे, एक बेमेतरा और एक दुर्ग में, तो तामेश्वर से याद कर लिया, रहते तो दुर्ग जिले में है। इनका जो पुश्तैनी गांव है जहाँ 200 एकड़ खेत है, वो कहाँ? बेमेतरा में, ठीक है। वी वाई तामस्कर, इन लोग नाम दिखेंगे दुर्ग में। तो जहां पे भी बोले ये कहाँ से थे, दुर्ग से, या पूछे दुर्ग से कौन से प्रतिनिधि गए थे, घनश्याम सिंह, ये नाम मारना, ठीक है। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वी वाई तामस्कर। एक गुप्त से गुप्ता डॉक्टर याद कर लिया, हर जगह स्टिकर दिखते नहीं, गैस। एक बार पहले मैं पोस्टर वाला मैं चिपकाता था, ठीक है, छोटे छोटे पोस्टर, जब शुरुआती दौर था, दूसरे लोग को देने के लिए पैसे नहीं थे, बोले 1000 को बांटने के लिए 300 रुपये लगे, 1000 को। बोले कहाँ 300 रुपये में, और जगह जगह बांट रहे, चिपका रहे। अगले दिन मैं बांटने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर वो गुप्त रोग वाला चिपका, मत भाई ऐसे लगे मैं रोग, ठीक। तो वहीं से घनश्याम सिंह गुप्त, ये गुप्ता डॉक्टर याद कर लिए, दुर्ग में जगह, ठीक। लिखे रहते ना, शनिवार रविवार मिले, वही है। दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, और राजनांदगांव, राजनांदगांव से एक नेता प्यारेलाल ठाकुर, प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। और कौन सा बच गया? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कौन सा बच रहा जी? धमतरी आएगा ना, धमतरी, तो धमतरी से बाजीराव कृदंत, बाजीराव कृदंत, और ये जितना मेघा वाले, सुंदरलाल शर्मा, ये सब भी ज्यादातर धमतरी में आपको मिलेंगे, ये फेमस नेता, ठीक है। 1907, 8, 9, 10, 11, 1915 में एक गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं, उनके नाम से फंड बनता है, ठीक है, गोखले फंड, मतलब उसमें पैसा इकट्ठा करना होता है। उसके सचिव किसको बनाते हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, एक नाम आप वहां पर याद रखेंगे, ठीक है। एक दुर्ग में आगजनी की घटना होती है, दुर्ग में आगजनी की घटना होती है, कब? 1942 में, 42 ही है, दुर्ग आगजनी की घटना होती है, उसमें नाम रहता है रघुनंदन सिंगरौल का, रघुनंदन सिंगरौल, किसका? रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है। एक झंडा फहराने वाला होगा नागपुर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में झंडा फहराने वाला काम होगा, तो झंडा किसका? राम का, कृष्ण का, हनुमान का, ऐसा, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये भी 1942 वाला, ठाकुर राम कृष्ण, ठीक। एक डायनामाइट, एक रायपुर षड्यंत्र केस आएगा, ठीक है। डायनामाइट ले लो, डायनामाइट, डायनामाइट में डायनामाइट देखो, डायनामाइट क्या होता है? ब्लास्ट होता है, राजनीतिक कैदी को निकालने का था, ठीक है। तो दीवार में, जो जेल वाला दीवार था, उसमें क्या लगा है? डायनामाइट लगा है, उड़ा भी, लेकिन दीवार नहीं टूटा, ठीक है, और उन्हीं लोग घायल होकर वापस, ठीक। तो विस्फोट तो हुआ, लेकिन सफल नहीं हो पाया, है ना। तो डायनामाइट भी है, जैसे नक्सली लोग या आतंकवादी लोग ऐसे विस्फोट कर देते, खत्म होते कोई ना कोई, सब ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, रोते बिलकते हैं। तो बिलकने से ना, बिलक नारायण अग्रवाल, बिलक नारायण अग्रवाल, बिलक नारायण अग्रवाल, ठीक है। रायपुर डायनामाइट केस में कौन रहते हैं? बिलक नारायण अग्रवाल। ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, तो ईश्वर चंद्र शुक्ल, ईश्वरी चंद्र है कुछ, ईश्वरी चंद्र शुक्ल। और आपका सुधीर मुखर्जी, तो बोलते ना भैया विस्फोट करो सुधर जा भाई, ऐसा, तो सुधीर मुखर्जी, ठीक है, सुधीर मुखर्जी।
एक परसराम सोनी का, परसराम सोनी जी का नाम जुड़ता है 1942 में। ये रायपुर षड्यंत्र केस में है। कहाँ? रायपुर षड्यंत्र केस, परसराम सोनी जी का नाम जुड़ता है, परसराम सोनी का। ठीक है, दोनों में एक और नाम आपको याद रखना है, जो मुखबिर लोग रहते हैं, परशुराम से याद कर लेना, परसराम, परशुराम। ठीक है, तो परसराम जो सोनी है, इसके समय में मुखबिरी कौन कर दिया? शिवराम ने कर दिया, शिवराम, शिवराम ही है। परसराम भैया किसके रूप हैं? शिव भगवान, विष्णु भगवान, ऐसे टाइप का शिव याद कर लेना। ये डायनामाइट, विस्फोट नहीं हो पाया, ऐसे याद कर लेना। विनाश नहीं हो पाया, अविनाश संग्राम। इसमें जो मुखबिर रहते हैं वो कौन रहते हैं? अविनाश संग्राम, अविनाश संग्राम। ठीक है, 1910 में धमतरी में, 1910 में धमतरी में गणेश उत्सव होता है। क्या होता है? गणेश उत्सव। तो गणेश जो है 10-11 दिन का रहता है कि नहीं रहता है? तो 10-11 दिन का से याद रखना 1910, तो गणेश, गणेश उत्सव होता है। ठीक है, गणेश उत्सव। ठीक, तो यहाँ पे कौन सम्मेलन करवाता है? यहाँ कौन उपस्थित रहते हैं? दो नाम, एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो मुस्लिम में अब्दुल रज्जाक करके नाम मिलेगा। ठीक है, और हिंदू वाले में यशवंत, यशवंत, वो भिलाई टेंस वाले यशवंत को याद कर लेना है, यशवंत, सरनेम भूल रहा हूँ, यशवंत और अब्दुल रजाक। ये किसमें? गणेश उत्सव वाले में, 1910 में। ठीक है, 1910 में याद रखना नाम वाला। और कहाँ पे क्या आएगा? 1910, सब नाम को एक जगह लिख लोगे ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1918 और 19 में धमतरी में राजनीतिक सम्मेलन होता है। कहाँ? धमतरी में, 1918। एक पूरा कोचड़ बचड़ हो गया है। 1918, 1919 में धमतरी में राजनीतिक सम्मेलन होता है, राजनीतिक परिषद सम्मेलन होता है। ठीक है, तो एक नाम वहां पर आपका 1919 वाला दादा साहेब खापर्डे, दादा साहेब खापर्डे, और यहाँ पर वामन राव लाखे। लेकिन एक सोर्स और बताता है ये दोनों नहीं थे। कौन थे बोले तो? बाजीराव कृदंत थे बोले। ठीक है, बाजीराव कृदंत। जब कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, कंडेल नहर सत्याग्रह में 2-3 नाम जुड़ेंगे। कौन कौन से? बाबू छोटेलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और कौन? नारायण मेघावाले, नत्थू जी जगताप, नत्थू जी जगताप, और मेन है सुंदरलाल शर्मा, जिनको छत्तीसगढ़ का गांधी बुलाता है, सुंदरलाल शर्मा। तो यहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह जो 1920 में होता है, यहाँ पर ये 4 नाम आपको याद रखने हैं कंडेल नहर सत्याग्रह में। ठीक है, बाजीराव कृदंत का एक जगह और नाम जुड़ता है, ये धमतरी से आते हैं। और जब गांधी जी आए रहते हैं धमतरी में, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी छत्तीसगढ़ में एंट्री मारते हैं असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, और कंडेल नहर के लिए भी आते हैं। लेकिन कंडेल वाला जैसे ही मालूम चलता है कि भैया गांधी जी आ रहे हैं, तो सब मामला रफा दफ हो जाता है। 20 तारीख को, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 1920 कहाँ आते हैं? रायपुर में, छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में आते हैं। फिर 21 को पहुंचते हैं धमतरी। ठीक है, 21 को पहुंचते हैं धमतरी। फिर 22 को कहाँ? रायपुर में। तो जब 20 को आते तो गांधी चौक में अपना सभा करते हैं। 21 को धमतरी में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बाजीराव कृदंत 501 रुपये भेंट देते हैं। ठीक है, सब महिलाओं की तरफ से। फिर 22 तारीख को रायपुर पहुँचते हैं। रायपुर में आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे महिलाओं को संबोधित करते हैं। सारे महिलाओं के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। ठीक है, तो महिलाओं को इतना इतना मोटिवेट कर देते हैं, पूरा गहना वहना निकाल के दे देती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधी जी कितने बड़े पॉलिटिशियन थे, कितने अच्छे मैनिपुलेटर थे। भैया 2 रुपये 10 रुपये निकलवा के दिखा दो, नहीं। और जिसको रुआ रुआ के लेवाई हैं गहना, सब चीज़ दान दे दे रहे। ठीक है, तो आनंद समाज वाचनालय। तो याद रखना धमतरी में फिर वो बाजीराव कृदंत 501 रुपये दूसरे लोग का अपना जोड़ जोड़ के दे दिए। ठीक ठीक, क्लियर? धमतरी में वो याद रखना। अब जब धमतरी से वापस रायपुर जा रहे थे, तो हजारी लाल जैन करके एक नाम है, हजारी लाल जैन। हाँ, ड्राइवर थे हजारी लाल जैन। इतने 1000 बार बता डाला गांधी जी, मैं बैठा के लेके आया, मैं बैठा के लेके आया। ठीक है, तो 1000 बार बता डाला से हजारी लाल जैन, ऐसे टाइप का सवाल पूछ देता है। एक नाम ये याद रह जाएगा। और कहीं कुछ बच रहा है? हाँ,
गांधी जी के साथ, हाँ वो मुस्लिम था, मौलाना शौकत शौकत अली। ठीक। चलो, ये नाम वाला याद रखना। फिर तीन ठोक आपका, अ, तीन ठोक आपका हड़ताल होगा, मजदूर हड़ताल। तीनों किसके नेतृत्व में होता है? प्यारेलाल ठाकुर, प्यारेलाल सिंह, प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये प्यारेलाल सिंह 1907 में छात्र हड़ताल भी होता है, छात्र हड़ताल होता है, वहां पर भी ये नेता रहते हैं। 1907 में स्टेट, राजनांदगांव का नांदगांव स्टेट हाई स्कूल ऐसा है। क्यों होता है? तो 1907 में बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आए रहते हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो 1907 में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में जो स्टेट हाई स्कूल, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल के बच्चे लोग रहते हैं, उन लोग हड़ताल करते हैं। तो वहां पर भी 1907 का छात्र हड़ताल वाला याद रह जाएगा। लाइब्रेरी भी है क्या ठाकुर प्यारेलाल से संबंधित कुछ? 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, राजनांदगांव का सरस्वती पुस्तकालय, इससे नाम जुड़ा है किसका? ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। जैसे सरस्वती माता हो गए, माता मतलब 9 दिन, है नहीं, जैसे 9 कन्या खुलाते हैं वैसे 12 कन्या कर लेना। तो 1912 में कान्य कुब्ज सभा है, कान्य कुब्ज सभा, इसमें कौन रहते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1912, वो जो दादा साहेब खापर्डे थे ना, दादा साहेब खापर्डे, इनका नाम एक जगह और सुनोगे। 1907 में दरअसल, 1907 में यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रांतीय सम्मेलन होते रहता है। कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन, एक नेशनल लेवल का कांग्रेस अलग था, यहाँ प्रांतीय सम्मेलन होते हैं। टोटल 6 सम्मेलन होते हैं। 1903 में पहला होता है नागपुर में, ठीक है, 1906 में होता है जबलपुर में, 1907 में होता है रायपुर में, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर चौथा होता है 1915 में, कहाँ पे होता है? नागपुर में। पांचवा होता है 1916 में, ये कहाँ होता है? अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र। छठवा होता है 1917 में, 4 वाला 5 में, 5 वाला 6 में, 6 वाला 7 में। लेकिन ये विशेष सम्मेलन रहता है जो कि नागपुर में होता है। कहाँ? नागपुर में, विशेष सम्मेलन नागपुर में, ठीक है, विशेष लिख लेना, विशेष। तो जो नॉर्मल छठवां सम्मेलन होता है वो होता है 1918 में, 1918 में होता है कहाँ पर? तो रायपुर में, ठीक है, रायपुर में। तो ये जो 1907 का प्रांतीय सम्मेलन होता है रायपुर में, यहाँ पर कुछ नाम आपको मिल जाएंगे। जैसे स्वागत करने के लिए अध्यक्ष कौन रहते हैं? एक केलकर रहते हैं, एक अध्यक्ष केलकर है, स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर। तो इसके अध्यक्ष केलकर, लेकिन स्वागत अध्यक्ष रहते हैं हरि सिंह गौर। उसमें और क्या कहानी होता है? जो दादा साहब खापर्डे रहते हैं उन लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया वंदे मातरम से गायन चालू करेंगे, लेकिन वंदे मातरम थोड़ा धार्मिक हो जाएगा बोल के वहाँ पे कुछ लोग बढ़ जाते हैं। तो जो 1907 में सूरत विभाजन हुआ, वैसे 1907 में इधर भी विभाजन हो जाता है, नरम दल गरम दल में, ठीक है। तो जो दादा साहब खापर्डे रहते हैं ये थोड़ा रिसा जाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं? तात्यापारा, रायपुर के तात्यापारा के हनुमान मंदिर में अलग से जाकर सम्मेलन कर लेते हैं, ठीक। तो यहीं से फूट पड़ जाता है नरम दल और गरम दल। तो गरम दल में कौन कौन नेता रहते हैं? दादा साहब खापर्डे, जिसका थोड़ा डॉन टाइप का नाम है दादा साहब खापर्डे। वामन राव लाखे, तो वानर सेना याद कर लेना, लड़ाई झगड़ा वानर सेना, तो वामन राव लाखे गरम दल में। लक्ष्मण नाम आएगा, लक्ष्मण भी भैया थोड़ा गरम मिजाज के, लक्ष्मण गरम दल के नेता, ठीक है। और माधवराव सप्रे हो तो प्रेस वाले थे, तो गरम दल के। पंडित रविशंकर शुक्ल गरम दल के, सारे गरम दल के नेता हैं, ठीक, याद रहेगा। और कुछ छूट रहा नाम वाला? हो गया, ठीक है। चलो, तो इतना नाम वाला एक साथ याद कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अब इसके लिए समय नहीं बचा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं बचा है, बट फिलहाल 1942। देखो 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। इसमें जबरदस्ती इंडियन को घुसा देते हैं, कौन? ब्रिटेन वाले, है ना, 1939-45। फिर इसी क्रम में गांधी जी बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चालू करते हैं 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें डू और डाई का नारा देते हैं, डू और डाई, देयर इज नो ट्राई, डू और डाई, देयर इज नो ट्राई, डू और डाई, है ना, करो या मरो, है ना। लेकिन स्पष्ट नहीं कि भैया करो मरो में, भैया आप तो अभी अहिंसा हिंसा बोलते थे, ये हिंसा वाला आ गया, कुछ नहीं बोले, जो करना करोगे, डू और डाई, डू और डाई 1942 में नारा दिए, ठीक है। फिर दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर ने। अकबर देखा, देखो भैया बाबर आए, अगर छत्तीसगढ़ में मुगलों की हम लोग स्थिति देखते हैं, 1526 में एंट्री मारे क्या?
कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ जी? पानीपत का। बाबर आया, पानी खाना, देर से पूछे, घाघरा पहना दिया, ऐसा कुछ याद आ रहा है? पढ़े तो क्या इंडियन हिस्ट्री? तो अकबरों का, अकबर बोलता हूँ, मुगलों का एंट्री होता है 1526 में, पहला युद्ध लड़ता है, बाबर आता है, पानीपत का युद्ध होता है, फिर 1527 में खानवा का युद्ध होता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, और 1529 में किसका? घाघरा का युद्ध। ठीक है। पानीपत किसके साथ लड़ता है? इब्राहिम लोदी। आइए लिख दे रहा हूं, इब्राहिम लोदी। खानवा राणा सांगा, सब में बाबर जीतता है। चंदेरी में मेदनी राय। घाघरा में अफगान रहते हैं, बहुत सारे अफगान शासक मिलकर लड़ते हैं, अफगानों के विरुद्ध लड़ता है 1529 में। 1530 में फिर वो मर जाता है। बाबर के बाद फिर 1530 में कौन बैठता है गद्दी पे? हुमायूं बैठता है, अकबर नहीं, हुमायूं। हुमायूं को बेटा रहता है, जो 1556 में फिर एक बैटल होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। ये अकबर लड़ता है, मतलब उसके बिहाफ पे बैरम खां लड़ता है और ये जीत जाता है। अब जब अकबर गद्दी पे बैठता है, जब उसको समझ आता है, थोड़ा 17-18 साल का जब होता है, समझ विकसित होता है, बोले बाबर आए, युद्ध तो जीते, लेकिन यहाँ ठीक से राज नहीं कर पाए। हुमायूं आए, वो तो और उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कई साल 14-15 साल बाहर, वो भी वनवास काट दिया है नहीं। तो इन लोगों बोले राज नहीं कर पाए। अकबर का मानना था कि यहाँ मैं लुटेरा बन के नहीं आऊँगा, यहाँ मेरे को शासन करना है, हिंदुस्तान का ही बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं, उनसे दोस्ती करनी पड़ी। तो मित्रता के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जोधा अकबर तो राजपूत थी, ठीक है। तो बाकी लोग जैसे लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, ये मेल मिलाप बढ़ाया, संधि किया, ये सब कहानी हुआ। फिर हिंदुओं में तीर्थ यात्रा कर्म को समाप्त कर दिया, जो बाकी लोग लेते थे, है ना। ऐसा बहुत सारे एक्शन लिए जिसमें हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। फिर एक और नया धर्म स्वीकार, नया धर्म लेके आया, इंट्रोड्यूस किया। नया धर्म कौन सा? दीन इलाही। इसमें क्या कंसेप्ट था? बोले इस्लाम में भी कुछ बातें समान है, कुछ को छोड़कर बाकी सब बातें समान है। क्रिश्चियनिटी में भी वही बोला जा रहा है, बोले हिंदू में भी वही, सब में वही है, यानी कि मॉरल वैल्यूज समान थे। बोला जब समान है सब चीज, और कुछ जो अलग है उसको हटा दो, जो समान है उसको एक साथ लेकर आगे बढ़ो। तो दीन इलाही धर्म में क्या किया? दीन इलाही धर्म जो कि 1582 में, 1582 में लॉन्च किया था दीन इलाही धर्म, इसमें इसने सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातें इंक्लूड कर दी, ठीक है, दीन इलाही धर्म में। लेकिन चला नहीं, चला नहीं। भगवान द्वारा बनाया जाता तो चलता है, इंसान द्वारा बनाया नहीं चला। एक व्यक्ति जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया, पहला हिंदू और अंतिम हिंदू, बिरबल। अब बोले तो करना ही पड़ता उसको, उसी साथी था, है नहीं, बिरबल। तो बिरबल पहला और अंतिम हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया। इसके अलावा कुछ और डेट मैं आपको बताता हूँ। 1562, 1563, ये दो आ रहा है ना, दो में दास प्रथा, 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 3 आ रहा है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ठीक है। और उसके बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, इबादत खाना, प्रेयर के लिए इबादत खाने की स्थापना की। 1578 में सभी लोगों को एंट्री दे दिया, पहले सिर्फ मुस्लिम थे, फिर हिंदू वगैरह सबको एंट्री दे दिया। 1582 में दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म की स्थापना की, दीन इलाही धर्म। 1583 में संवत चालू किया, इलाही संवत, ठीक है, 1583 में इलाही संवत चालू किया। फिर 1571 ये भी है, फतेहपुर सीकरी, वो सब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़ में। 1674 में, देखो शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में, है ना। तो शुरुआत से लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते, लेकिन मराठी उनको अपना नहीं मानते थे शुरुआत में, ठीक है। तो बोले राजा का मेरे को पद लेना पड़ेगा। तो जो काशी के एक पंडित रहते हैं बहुत फेमस, उसको बुलाते, बोले तुम मेरा राज्यभिषेक करो। तो 1674 में पहली बार राज्यभिषेक होता है, कहाँ? रायगढ़ में, ताकि लोग राजा के रूप में देखें, है ना। तो रायगढ़ में होता है। उनकी और भी राजधानी थी, पूना, सतारा, रायगढ़। तो रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर ही राज्यभिषेक हुआ था उनका। रायगढ़ इधर वाला रायगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर गलत नहीं हो तो 1875 में बनाया सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती नहीं ना। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ठीक है। और आर्य समाज में क्या होता है बोले तो शादी, लेकिन सिर्फ शादी के लिए। आज हम लोग सिर्फ शादी के नाम से याद
कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र, ठीक है, आर्य समाज। डीएवीएस स्कूल है नहीं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, भारत भारतीयों के लिए है, ये भी किसने बोला? दयानंद सरस्वती ने बोला। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी आर अम्बेडकर, ठीक है, उसका जो ड्राफ्ट। भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया बतावा? जनवरी तो बोलना मत, नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अरे वो पढ़ते होगे प्रियम्बल, पहला ही लेक्चर पढ़ाए होंगे तामे सर, पहला दूसरा क्लास। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने के लिए और समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ऐसा पढ़े हो नहीं? और नीचे है आज एतद दिनांक 26 नवंबर 1900, फिर हिंदी में वाला तिथि लिखा रहता है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो वो जो डेट लिखा रहता है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। कुछ प्रावधान को इस दिन लागू किए, कुछ 2 महीने के लिए बचा के रखे। तो कब चालू, पूरा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। पूर्ण तरीके से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बोले काहे? तो एक घटना हुई थी 26 जनवरी 1930। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यहाँ इधर मतलब स्वाधीनता दिवस मना दिए थे। बोले भारत देश आजाद हो गया, तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी का वेट कर लिए, ठीक है, वो डेट याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक डीपीएसपी से संबंधित है? ये भाग और आर्टिकल याद रखना। पार्ट 1 यानी कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 है। क्या है भाग 1 में? संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ऐसा लिख लेना, राज्य क्षेत्र। 1 से 4 आर्टिकल है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भाग 3 में क्या है? 12 से 35 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और जो इंपॉर्टेंट भाग है भाग 4, 36 से 51, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति देशक तत्व। फिर हाँ 4A याद करना, 51A में आर्टिकल 51A, ए जुड़ गया मतलब बाद में। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। बोले सर ये क्या था? ये फंडामेंटल राइट है। बोले ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। पार्ट 5 में क्या होता है बताओ? यूनियन वाला पूरा आइटम मिलेगा इधर, ठीक है, यूनियन वाला पूरा आइटम मिलेगा। पार्ट 6 में राज्य वाला, जैसे राष्ट्रपति आया तो यूनियन, इसका आर्टिकल 52 से आपको, ठीक, देख लेता हूं, मेरे को विश्वास नहीं है। देखना पड़ता भाई, कभी कभार भोरा भोरा लगता है। 52 से 151 है, ठीक, 52 से 151, हाँ 52 से 151 है, ठीक है। और पार्ट 6 में 152 से 237 है, ये पार्ट 6 याद रखना। उसके बाद आप पार्ट 9 याद रखेंगे, क्या है बताओ? पंचायती राज है। पार्ट 10 क्या है? नगरीय निकाय, उसमें और अंदर आर्टिकल छोड़ देना, 243 से है बट ठीक है, 9 10। और उसके बाद आपको 11 याद नहीं रखना है, 12 13 14 आपको याद रखना है, 16। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। बोले सर कौन सा वर्ग? तो आर्टिकल 330 से लेके 342A तक ये भाग है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन। सा से 16, सा से मतलब स्पेशल, ऐसा आ रहा है लाला स्पेशल। जैसे एंग्लो इंडियन हो गए, ST SC हो गए, है ना, OBC हो गए, ये सब कुछ विशेष उपबंध किया गया है इन लोगों के लिए। जैसे आर्टिकल 330 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन था, फिर लोकसभा में ST SC, 330 में, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन ST SC, लोकसभा में ST SC 330 में, 331 में एंग्लो इंडियन हो गया। फिर 332 में विधानसभा में ST SC, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन। लेकिन एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट अब खत्म हो गया है ना, तो उसको भी ध्यान रखना। भी अमेंडमेंट आया, एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, इसलिए अभी 90 विधायक है, पहले 91 हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये 330 से लेकर 342 याद रखना। उसके बाद भाग 17 क्या है बताओ? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, आर्टिकल 343 से चालू है, ठीक है। कहाँ? 343 से लेकर 351 तक। फिर पार्ट 18 में क्या है बताओ? इमरजेंसी है, आपातकाल। आपातकाल कब से कब तक चलता है? 352 से 360 तक चलता है, ठीक है, 352 से 360। उसके बाद एक पार्ट 15 भी याद रख लेना आप। पार्ट 15 में इलेक्शन है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन है,
पार्ट 15 है ना, पार्ट 15 आना, आर्टिकल 324 इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, ये सब पार्ट 15 है, चुनाव है उसमें, ठीक है। पार्ट 18 हो गया, पार्ट 20 तो याद करने की जरूरत नहीं है, 20 कर लेना जी। पार्ट 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन, आर्टिकल 368। डीपीएसपी कौन सा है? भाग 4। ठीक, कितने मौलिक अधिकार है भैया? पक्का? 5 6, ठीक 6। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया? देखो कभी धर्म लिखेगा, कभी पंथ निरपेक्ष होगा, है ना, कभी धर्मनिरपेक्ष, कभी पंथ निरपेक्ष शब्द मिलेगा, तो धर्म हो या पंथ हो, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा? 42 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, 4 + 2 6, यानी कि 1976 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ, 4 + 4 8, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन, इसमें आपका 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, 10 शेड्यूल, ठीक है, 1985 में। अब फिलहाल 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, इसमें प्रस्तावना में, यानी कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में स्पा जोड़ा गया। सर स्पा क्या है? वही मसाज वसाज वाला जो स्पा है, वो स्पा याद रखना, ठीक है। तो आज से नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं है स्पा, भले अंग्रेजी शब्द है लेकिन उससे हिंदी वाला याद करना। एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, उसी को धर्म निरपेक्ष भी बोल दिया था, और ए से अखंडता, अखंडता, ठीक है। इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। भारत में नाबार्ड, नाबार्ड पढ़ते ही नाबार्ड, बा 12 आ रहा है, 12 जुलाई अभी गुजरा है ना, 12 जुलाई 1982, बा 12, बा 82, बा बॉम्बे, इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे मतलब मुंबई, है ना, ठीक है, याद रहेगा। और ये क्या है? बैंकिंग है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में उसका उद्देश्य क्लियर हो जाएगा, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और कृषि, इसके लिए नाबार्ड बना गया है। बॉम्बे में मुख्यालय 12 जुलाई 1982 को बना। जीएसटी लागू करने का क्या उद्देश्य था भैया? सब समान टैक्स हो जाए, एक समान टैक्स प्रणाली बनाना। इंडिया में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? यकृत है, लीवर है। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। मानव आंख में कौन सी कोशिकाओं से कम रोशनी देखने में मदद करता है? कल ही मैं नहीं, कल नहीं मतलब पिछला लेक्चर जब भी बताया था, उसमें रोड सेल और कौन सेल के बारे में बताया कि उजाले में देखने के लिए कौन सेल एक्टिव रहता है ना, उजाले में देखने के लिए कौन सेल एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे आप देखना, अचानक आप वॉशरूम में नहा रहे हो, लाइट गोल हो गया, या चलो ठीक है रात में सो रहे हो, लाइट चालू करके अचानक से बंद हो गया, तो कुछ समय तक आपको 10-15 सेकंड तक नहीं दिखाई देगा, फिर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, ट्यूबलाइट जिसमें थोड़ा रोशनी दिखता है, तो वो एक्टिवेट होने में, रॉड सेल को एक्टिवेट होने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं। सितारे का उदाहरण दिया था, आप थोड़ा तिरछा देखोगे तो दिखाई देता है, वो डिम लाइट में देखने में मदद करता है ना। तो कौन सी कोशिकाएं कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं? रॉड सेल। कौन सेल जो है वो उजाले में देखने में मदद करता है। ये व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल, ये आंख वाले सेल से कोई लेना देना, इसको खून वाले सेल से लेना देना। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पक्का? देखो ये जो भाग है वो है क्रस्ट, सबसे नीचे है कोर। कोर एरिया बोलते हैं ना, कोर एरिया एकदम जो जड़ है, मूल है, तो कोर मतलब सबसे नीचे, और बीच वाला क्या रहेगा? मेंटल। अंग्रेजी में भी यही याद रखना, या उसको भू परपट्टी और अलग अलग नाम है, ठीक। ये आया छत्तीसगढ़ का पार्ट, और यहां से छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र, गैस एवं जलापूर्ति सहित का कितना योगदान है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी अभी जो 2024-25 है, इसमें विद्युत क्षेत्र यानी कि उसमें गैस जलापूर्ति सब सहित है 33,116,00,000, 33,116,00,000, फिर और लाख जोड़ देना, ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? 33,116,00,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र का। अगर परसेंटेज में देखें, ये पूरे जीएसडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में देखें तो 10.74% कंट्रीब्यूशन है। 33 लाख कितना हिस्सा रखता है? 10.74% है। लेकिन पिछले के हिसाब से वृद्धि देखें, ग्रोथ रेट वृद्धि देखें तो ये 9.52% का वृद्धि है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना हुआ? समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एक कंट्रीब्यूशन है, यानी कि भागीदारी है 10.74%, वृद्धि पूछे तो 9.52% बताना है। बोले सर याद रखना है कि हाँ, मैं याद रख के अगर लिख के बता रहा हूँ आपको, मतलब उसको याद करना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 2978.76 मेगावाट, सारे मेगावाट हैं। अब देखो अगर 84 बोले ना तो वो प्लस 6 मेगावाट भोरम देव वाले को जोड़ देता है, उसको है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ये याद रह जाएगा। 33,116 वाला 10.74% कॉन्ट्रीब्यूशन है और वृद्धि 9.52%। छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जो सीएसईबी बना है, कब बना बताओ, कब बना? हाँ, इसको लिख के काटना, ये 15 है, ठीक है, 15 नवंबर 2000। बहुत सारा चीज 1 नवंबर 2000 को बन गया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल है वो कब बना बोले? 15 नवंबर 2000। तो नवंबर 2000 की स्थिति में, नवंबर 2000 की स्थिति में कितना मेगावाट उत्पादन क्षमता था? 1360 मेगावाट उत्पादन क्षमता था। कितना? 1360 मेगावाट। अब ये बढ़कर अभी सितंबर, जो अभी लेटेस्ट डेटा है सितंबर 2023-24 वाला, 23-24 का है, लेकिन अभी बदला नहीं है, कैपेसिटी नहीं बदला है, तो 24-25 में भी यही डेटा लेते हैं, यानी कि वर्तमान में इतना ही है। तो फिलहाल अपन मैं सितंबर 2024 ले रहा हूँ, हालांकि डेटा 23-24 वाला है, बट ठीक है। सितंबर 2024 तक का बढ़ के कितना हो गया? 2979 राउंड फिगर में है, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना 2978 हाँ 70 या वो 76 ले लीजिए, ठीक है, 7, ठीक। तो ये मेगावाट उत्पादन हुआ। तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट ग्रोथ हो गया? 119%। अगर कहीं पर 84 दे और ये ना दे तो 84 को भी ले लेना, क्यों? 6 मेगावाट किसको? भोरम देव वाले को मान लेता है, भोरम देव, किसको? भोरम देव। अब इस यहाँ से लगातार 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना। जैसे एडीआई में आप, एडीआई नहीं, एडीओ में पूछा था मड़वा ताप विद्युत संयंत्र है ना, ये 1360 वाला तो छोड़ दो। अभी जो ये 2978.70 या 76 जो मेगावाट है, 2978.70, ये मेगावाट का उत्पादन है। इसका बाइफरकेट हम लोग करते हैं। बोले सर कैसे? इसको 2 भाग में बांटते हैं। जो टोटल कैपेसिटी है 2978.70, इसको 2 भाग में बांटेंगे। कैसे 2 भाग में? एक तापीय यानी कि थर्मल, और एक जलीय यानी कि जो वाटर से बिजली बनाते हैं उसमें, ठीक है। तो एक तापीय हो गया, एक जली हो गया। जली की स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेना, जैसा भी हो, ठीक है, अपने हिसाब से जली कर लेना उसको। तापी यानी कि थर्मल वाला, वाटर वाला। तो ये 298.70 प्लस 6, ये 6 भोरम देव वाला है, भोरम देव। 298.70 का बाइफरकेशन देख रहे हैं। जो जली है ये कितना है? 138.70 मेगावाट, 138.70 मेगावाट। उसके भी हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। फिलहाल तापी वाला कितना होता है भैया? ये बच गया आपका 2840 मेगावाट राउंड फिगर में, ठीक है। अब जो तापीय वाला है ये भी 2 जिलों से आता है, 2 जिलों से आता है। एक आता है आपका कोरबा, जिसको क्या बोले जाती है? ऊर्जा राजधानी। कोरबा को ऊर्जा राजधानी बुलाता है, ऊर्जा राजधानी। और दूसरा है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। और कहाँ से? तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। यही पूछा गया था एडीओ में, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। तो आपका आबकारी में भी पूछे जाने की संभावना है, याद रख लेना भैया। कोरबा से आता है 1840। अब कोरबा भी 2 भाग में बटा हुआ है, 1840 मेगावाट। बोले सर 2 कौन कौन सा भाग है? और छोटा करो इसको। कोरबा वाला भी 2 भाग में बटा है। एक कोरबा पूर्व, इसको मैं कोरबा ईस्ट लिख दे रहा हूं। एक कोरबा पश्चिम है, कोरबा वेस्ट, कोरबा ईस्ट, कोरबा वेस्ट। फिर ये भी 4 भाग में बटा हुआ है, कोरबा ईस्ट, कोरबा ईस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों डीकमीशन हो गए। क्या हो गए? डीकमीशन। तो उसका ईयर मत याद रखना, ये कब बना उसको नहीं चुना। फिर जो कोरबा ईस्ट 4th नंबर का है, यानी कि कोरबा पूर्व चतुर्थ, कोरबा पूर्व चतुर्थ, ये 2007 में बना है। स से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यहाँ बिजली उत्पादन होता है 500 मेगावाट। कितना? 500 मेगावाट। ये 250 के 2 यूनिट लगे हुए हैं, 250 के 2 यूनिट है, तो 250 × 2 करके 500 होता है। तो कोरबा पूर्व से टोटल कितना मेगावाट आता है? 500 मेगावाट आता है, ठीक है। स से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 7 में उत्पादन होता है 5, यानी कि 500 मेगावाट। अब कोरबा पश्चिम में 2 हैं, यहां से 500 आता है, यहां से आता है आपका 1340 मेगावाट। ये 1340 भी 2 है भैया। एक कोरबा
वेस्ट हसदेव प्रोजेक्ट है, जहां से आता है 410 इंटू 8, एक कोरबा वेस्ट 4 है मिलेगा, जहां पे आपको 500 मेगावाट देखने को मिलेगा उत्पादन। 500 का सिंगल एक यूनिट है, वो 250 का दो है, ये 500 का एक है, टोटल दोनों 500 500 है। फिर 500 में बच रहा है 840, कोरबा हसदेव से 840 यूनिट 840 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। 210 इंटू 4, 210 का 4 यूनिट लगा हुआ है। बोले सर याद रखना है कितना है, लिख रहा हूँ मतलब है ना, इतना मेहनत नहीं करता इसमें, ठीक है भैया। देखो 2978.70 मेगावाट प्लस 6, तो 2978.70 का बाइफर्केशन देख रहे हैं। जली वाला 138.70, तापी वाला 2840, वो भी पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ, हजार जांजगीर चांपा वाला मड़वा, समझे, ठीक है। फिर 1840 कोरबा, वो भी पूर्व और पश्चिम है, पूर्व 500, पश्चिम से 1340, पूर्व वाला चौथा है श्यामा प्रसाद 2007 वाला 500 मेगावाट, लेकिन 250 को दो है। पश्चिम में भी चौथा वाला 500 बनाता है, लेकिन 500 का एक यूनिट है। फिर जो बच गया कोरबा पश्चिम हसदेव वाला, ये 210 का 4 यूनिट है, ठीक है। इसका ईयर देख के याद रखना होगा, रख लेना, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक ही सिंगल है, मड़वा तापी दिन सेन। जली वाले में 4 है भैया, वो एक तो सुने नहीं डायलॉग, जली को राग कहते हैं, बूझी को आग कहते हैं, सर ऐसे कुछ, बोले क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जली वाला 138.70, इसमें याद रखना एक गंगरेल में है, गंगरेल डैम धमतरी में, ठीक है। गंगरेल डैम कितना है, 10 मेगावाट है उसका, 10 मेगावाट कितना, 10 मेगावाट, ठीक है। फिर एक ठोका आपका सीकासार परियोजना है गरियाबंद में, पैरी नदी पर सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना में ये गंगरेल वाला बना है 2004 में, सीकासार बना है 2006, सीकासार 677, तो यहाँ से आता है 3.5 का 2 यूनिट, यानी कि 7 मेगावाट, ठीक है, 7 मेगावाट। उसके बाद एक आपका हसदेव प्रोजेक्ट है कोरबा में, मिनी माता प्रोजेक्ट बुलाता है, हसदेव प्रोजेक्ट, ठीक, और 1.70 मेगावाट। फिर कितना बचा है, हसदेव का 40 इंटू 3, 40 मेगावाट का 3 यूनिट है, यानी कि 120 मेगावाट यहाँ उत्पादन होता है। 1.70 किसी और चीज़ का है, याद नहीं आ रहा है, कोरबा पश्चिम, चलो ठीक है, ठीक बोल रहे हो, कोरबा वेस्ट, कोरबा पश्चिम जल विद्युत, ये 1.70, तो ऐसा 10 और ये 7 सब चीज जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 138.70 मेगावाट। ये बाइफर्केशन याद रखना ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा वाला डेटा याद रखना, ठीक है। चलें धीरे धीरे सरेंडर करते जा रहे हो, यही काम आएगा। लेकिन छत्तीसराज विद्युत मंडल बताया 15 नवंबर 2000 को बना है ना, नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट था, यहाँ पे 297.70 मेगावाट हो गया, प्लस 6 करके भोरमदेव वाला 84 119% वृद्धि हो गया भैया। और ये 297.70 को पूरा अलग से डिवीजन करके बता दिया, ठीक है। ये मेगावाट में है, क्या है ये, मेगावाट में। ऐसी मिलियन यूनिट में भी पूछा जाता है, अब उतना फिजिक्स में पढ़ा नहीं हूँ, मेगावाट से मिलियन यूनिट का कैसे कन्वर्जन होता है, बस याद रखना 21,000, ये उतना ही इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन आ जाए तो 21 बस को याद रखना है। 21,000 में कुछ फिगर है, राउंड फिगर, उसको नहीं लिखा रहा हूँ, तो ऐसा है 21 मिली, ऐसा है जैसे चाय मिली, कॉफी मिली, 21 मिली, तो 21 मिली से मिलियन यूनिट वाला डेटा कौन सा है, 21,000, वो भी जली और तापी सब में बटा हुआ है, सब में 21,000 वाला डेटा है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जली विद्युत क्षमता कितनी है, जली वाला 138.70 है ना, ये 6 को काट देना, 297.70 है। अच्छा सॉरी, मैं ये इसको टिक मार दिया था, ये है 297.70 है ना, 6 नहीं है। फिर उसमें जली वाला कितना है, 138.70। भैया थान विद्युत परियोजना कौन से जिले में है, भैया थान, अभी जो मैं बताया वो राज्य का संयंत्र है, सब राज्य का है, केंद्र वाला अलग है, केंद्र वाला अलग है, ठीक है, केंद्र वाला अलग है। और कुछ प्रोजेक्ट फ्यूचर के लिए भी बनाए गए हैं ना, जिसमें भैया थान सूरजपुर जिले में पड़ता है, कहाँ, सूरजपुर जिले में। 1320 मेगावाट इसकी कैपेसिटी, कितना, 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कौन से जिले में है, जांजगीर चांपा में, 1000 मेगावाट। निम्नलिखित में से, ये छत्तीसगढ़ के बीच में घुस गया है, जनौला पहली, फूल फूले रिंगी चिंगी, फरे फरे लमडोरा, क्या है बताओ, सहजन, और हिंदी में बोलो मुनगा, है ना, मुनगा सहजन,
याद रख लेना भैया, पताल क्या चीज का है? टमाटर, ठीक है, मेरे से गलती हो गया, चिरपोटी मार के आ गया उसको मैं। पूछी में पानी पिए मुड़ी ललियाए, क्या है बताओ? तेल का दिया, पूछ में पानी पिए मुड़ी ललियाए, मतलब मुड़ी ललियार है मतलब वो लाल लाल रोशनी जल रहा है ना, और पीछे से तेल आते रहता है। ठीक। एनटीपीसी सीपत में उत्पादन कौन से वर्ष शुरू हुआ? जो मैं आपको अभी बताया, इतना लंबा चौड़ा चार्ट बना के, वो आपका राज्य का कैपेसिटी है ना। केंद्र वाले भी कुछ संयंत्र है, जैसे बाल्को, जैसे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना, नेशनल थर्मल प्लांट पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, बलरामपुर में कौन रिसर्च किया, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, तो थर्मल वाला ही आता। यहाँ पर एनटीपीसी, एनटीपीसी 3 भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है। एक एनटीपीसी कोरबा, और अगर और स्पेसिफिक जाना हो तो जमनी पाली कोरबा। एनटीपीसी, अच्छा एनटीपीसी नहीं लिखते, जमनी पाली कोरबा, जमनी पाली कोरबा। फिर एक एनटीपीसी सीपत है, बोले ये कहाँ है? बिलासपुर में। एक एनटीपीसी पुसौर, पुसौर लारा, बोले ये कहाँ है? रायगढ़ में। कब कब हुआ भैया? तो ये 1978, कब? ये 2002, और ये 2014 है, 2014, 1978, 2002, 2014। लेकिन ये स्टार्ट हुआ है, उत्पादन कब होगा, उत्पादन स्टार्ट कब से चालू होगा? तो 565 याद रखना, क्या 565, 5 जोड़ोगे कितना आएगा उत्पादन? 1983 में उत्पादन स्टार्ट हुआ। बोले सर दोनों डेटा याद करना, कि हाँ ये 2006 में इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ है, इसका उत्पादन 2019 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 2600 मेगावाट, कितनी? 2600 मेगावाट। इसकी कितनी है? 2980 मेगावाट है, 2980, और इसका 4000 मेगावाट की कैपेसिटी है। 2600, 2980 और 4000 मेगावाट। एनटीपीसी सीपत में उत्पादन कौन से वर्ष से हुआ? सीपत वाला बोल रहा है, तो 2002 मत मार देना, 6 जोड़ के ना 2008 हो गया, 8 है ना, 6 8 सब एक जैसे दिखता है, ठीक है, 2008, क्लियर। 5 6 5 जोड़ना। एनटीपीसी सीपत बिलासपुर का उत्पादन क्षमता कितना है भैया? 2980। 2600 किसका था? जमनी पाली कोरबा का था। 4000 किसका है? पुसौर रायगढ़ वाला है, लारा। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में वानिकी का योगदान कितना है? देखो विद्युत वाला, वो हालांकि अपन ऊर्जा वाले में टॉपिक में पढ़ते हैं, ऊर्जा, एनर्जी, विद्युत। तो ऊर्जा ऐसे वो 3 3 दिख रहा है ना, तो वह 33,116,00,000 का डेटा था, ठीक है, याद रहेगा 33,00,116। फिर जैसे ही आप में ऊर्जा आता है, आप 10 ऑन 10 ला के आ जाते हो कि नहीं लाते? 10 ऑन 10, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 10.7%। अब ऐसे मैं बिजली वाला चिपका दूं, टच करा दूं, तो नहीं नहीं बोलोगे, तो वृद्धि में, ये कंट्रीब्यूशन में वृद्धि में पूछा जाए तो 9.52%, याद रहेगा। वानिकी में आ रहा है ना, वानिकी ना, वानिकी ना आ रहा है, ठीक है, तो 9 याद रखना, 9,05,725 लाख का इसका कंट्रीब्यूशन है। वानिकी में ना आ रहा है ना, तो जीएसडीपी 2024-25 में वानिकी का ना 9,05,725 लाख कंट्रीब्यूशन है, याद रहेगा। फिर 9-2-11 होता है, बोलते नहीं 9-2-11, तो 9,05,725 कंट्रीब्यूशन है, और परसेंट देखा जाए तो 2.95%, और वृद्धि पूछा जाए तो 3.96% वृद्धि है। 2.95% कंट्रीब्यूशन, और पिछले साल के मुकाबले इस साल का ग्रोथ कितना है? 3.96%। क्लियर? हाँ कि ना? ऐसी ही कोशिश करूंगा छत्तीसगढ़ का कराने का, अगर हुआ छत्तीसगढ़ का, नहीं क्योंकि सब क्वेश्चन करेंगे तो नहीं हो। मैं चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में आप 33 में 33 स्कोर कर लो, कुछ नहीं 30 स्कोर कर लो, ठीक। तो बचे हुए 2 दिन में कोशिश करूंगा 50-50 क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, सारा टॉपिक उसमें ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अभी, हाँ देखो साइंटिफिक नेम पूछे जाने का ट्रेंड चले आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, हो सकता है पूछ दिया जाए। शोरिया रिबस्टा किसका होता है भैया? साल का, इसी को सराई भी बोलते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, ये होता है सागौन का, तो सागौन गौन ग्रैंड ऐसा ग आ रहा है, ठीक है, तो सागौन का क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। डाइस्पोरस मेलानोक्सिलॉन, एक्चुअली मेलानिन समझते हो क्या? साइंस पढ़े तो, जो काला काला तत्व रहता है वो किससे होता है? मेलानिन से होता है। तो तेंदुआ, तेंदुआ में भी ऐसे रहता है,
तो ये तेंदुपत्ता का है, तेंदुपत्ता का है, ठीक है। डाइस्पेरस मेलक्जिना, तो तेंदुआ से तेंदुपत्ता कर लेना जी। डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस, ये बांस का है, किसका? बांस का। बोले सर मैं तो कुछ और पढ़ा था, बैम्बूसिया पढ़े होगे। बैम्बूसिया नॉर्मल बैम्बूसिया, हमारे यहाँ जो बैम्बू मिलता है वो कैसा वाला है? डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस है, ठीक है। ये बांस का है। एक महुआ का भी याद रख लेना, महुआ का, मधुकस, और कुछ प्यारा सा नाम है सरने में, ठीक है। मधु और महू, ठीक है। तो मधु का कुछ फोलिया से कुछ नाम है ना, महुआ, इतना याद रहेगा। चलो, ऐसी जानवर लोग का भी है ना, जानवर का भी देखो, शेर जो वाकई में शेर है, ठीक है, उसका। अच्छा, टाइगर का क्या बताओ? पैंथरा टिग्रिस, ये टाइगर है, लेकिन इसको भी शेर लिख के दे दिया है। ठीक, यहाँ क्या टाइगर शेर सब शेर बोले, शेर देखे बोले, अरे शेर नहीं भैया वो बगुआ है, ठीक है। तो शेर जो टाइगर है वो पैंथरा टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस। लेकिन जो शेर वाला एक्चुअल जो शेर है वो पैंथरा लियो है ना, पैंथरा लियो आ जाता है, लियो बीच में घुस जाएगा, है ना। और एक जंगली सुअर का, वो जो, हाँ, बरहा, ठीक है, बरहा है, बुरहा नहीं है, ठीक है। सस स्क्रोफस, सस स्क्रोफस, ठीक है, नाम सुन के लिख लेना भैया। ये जो, ये भी साइंटिफिक मेरा लैंग्वेज दिख रहा है जो समझ नहीं आया। वानिकी कार्य से प्रति वर्ष कितने मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है? वानिकी, पहले ये बताओ, वानिकी में ना करके याद किए थे, 9,05,725 कंट्रीब्यूशन है, 9 2 11 हो गया, तो 2.95% कंट्रीब्यूशन है। वृद्धि पूछा जाए 3.96% है। अगर हम ऊपर तरफ जाएं, मतलब जो ऊर्जा पढ़े थे, 33,116,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 10.74% का कंट्रीब्यूशन है। और ग्रोथ में देखा जाए तो 9.52% का कंट्रीब्यूशन है। वानिकी में ही साल, सौगौन और मिश्रित वन देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा संरक्षित, आरक्षित, तो हाँ, उसको भी याद रख लेना। इसको तो खैर पिछले सेशन में करा दिया हूँ इकोनॉमिक्स में। आरक्षित का कितना है? तो 43.31%। संरक्षित का कितना है? 40.18%, ठीक है, पीछे भी याद रखना। और अवर्गीकृत का कितना है? अवर्गीकृत, तो अवयस्क करके याद किए थे, 16.51%। अगर इसको क्षेत्रफल में देखें, 25,910, ठीक है, 24,036, और ये 9,874.6 समथिंग है, ठीक। अगर यही मिश्रित साल सौगौन का पूछ दे, तो मिश्रित साल सौगौन, मिश्रित का 50 आधा, 50.05, फिर साल का 40 है, साल शून्य 40, और सागौन का 9 आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग % है, ठीक है। 50 40 9 याद रखना। वानिकी कार्य से, ऐसी वानिकी कार्य से कितने मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है? 7 करोड़। 7 करोड़, ज्यादातर सब तेंदुपत्ता में भिड़े रहते हैं, नहीं तो तेंदुपत्ता 7 करोड़। एक मानक बोरे में कितना तेंदुपत्ता आता है? 50,000। अभी कितना रुपए मानक बोरा है? 5500, ठीक है, 5500। इनका कंट्रीब्यूशन भी याद रख लेंगे। तेंदुपत्ता का लिखा देता हूं मैं, तेंदुपत्ता। अभी वो पादुका वितरण हुआ है ना भाई, करोड़ों रुपए का चप्पल आया, उतना इंतजार करते करते खुद सब खरीद लिए। एक मैडम मेरे भी लाग दी महीना फल, लेकिन मैं वापस कर दिया। 50,000 तेंदुपत्ता, 5500 रुपए है। इसका उत्पादन 2024-25 में, 24-25 में उत्पादन देखो, तेंदुपत्ता प से पत्ता, प से 15, तो 15.56 लाख मानक बोरा, 15.56 लाख। तेंदुपत्ता प से पत्ता, प से 15, 15.56 लाख मानक बोरा इसका उत्पादन है, जिसकी मूल्य कितना अगर पूछा जाए तो 10,73.48 करोड़, 1,073 करोड़ लगभग, राउंड फिगर में, ठीक है। सर्वाधिक खरीदी कहां हुआ पूछा जाए, तो भैया देखो, तेंदुपत्ता या तो तेंदुआ याद कर लेना। तेंदुपत्ता किस में यूज होता है बताओ? बीड़ी सिगरेट। फूकते हो फिर आता है बल, फूके हो, इसीलिए कमजोर कमजोर रहते, फूकना एक बार। ठीक है, तो फूक दोगे तो क्या आ जाएगा भैया? बल। तो सबसे अग्रणी जिला कौन सा बोले तो बलरामपुर। इतना डेट याद रखना, ठीक है, इतना सारा डेटा। तेंदुपत्ते की सर्वाधिक खरीदी 2025 किस जिले में? बलरामपुर। अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक हुआ? एक बार इस पर चर्चा करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग
ये थोड़ा सा बस बचा है, 2 मिनट। छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से चालू होता है? जब मिडिवल हिस्ट्री खत्म होता है। ठीक, मिडिवल हिस्ट्री कब खत्म होता है? जब मॉडर्न हिस्ट्री चालू होता है। तो देखो 1741, 1741 की बात है भैया। कब की है? हाँ, तो वहां पे अप्रत्यक्ष मराठा शासन चलता है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो कब से कब तक चलता है बोले तो 1741 से 1757, ठीक है। 1700 अप्रत्यक्ष मराठा शासन, ये भी 2 भाग में बटे थे। ये भी 2 भाग में बटे थे। कौन कौन से 2 भाग? तो एक रतनपुर वाला था और एक रायपुर वाला था। रतनपुर में 2 शासक मिलेंगे, रघुनाथ सिंह, ठीक है, और मोहन सिंह। तो याद करो 1741 की बात है, उस समय हाल फिलहाल में रघुनाथ सिंह के बड़े बेटे, मतलब बेटा, एक ही बेटा रहता है इकलौता, उसकी मृत्यु जाती है। तो बेचारा एकदम दुखी रहता है। अब बेटे की मृत्यु हो गई, दुखी में रहता है। 1741 में चिट्ठी पत्री जवाब नहीं देता, किसका? बिम्बाजी भोसला, भोसले, बिम्बाजी भोसले, है ना। तो बोला साला गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रही है, ये लड़की जवाब नहीं दे रही हो, तो चले लड़का भी जवाब नहीं दे रहा है, क्या इतना वैल्यू नहीं है बोले मेरा? तो मूड खराब हो गया, तो आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? रघुनाथ सिंह के ऊपर। किसने करवाया? रघु प्रथम ने। तो रघु रघु दोनों साथ में, रघु जी प्रथम, रघु जी प्रथम है। अभी द्वितीय भी आएगा, तीसरा भी आएगा, फिर चौथा नहीं आता करके कब्जा कर लेते हैं। हड़प नीति, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ, है नहीं? तीसरे के बाद चौथा आना था, वो नहीं हो पाया उससे, है ना। तो कब्जा हो गया। तो रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, ठीक है। तो बिम्बाजी भोसले रघुनाथ सिंह पर आक्रमण करता है। थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू, ध्यान रहेगा, ठीक। तो ये क्या है, कुछ नहीं करते रहता, चुपचाप बैठ रहता, उदास। फिर इसकी जो 2 बीवी रहती है, लक्ष्मण कुंवर, पद्म कुंवर, इन लोग दिखा देती हैं क्या, ऐसे झंडा, बोले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बोला, सफेद झंडा दिखा देती, ठीक है। चलो, फिर मोहन सिंह। रायपुर में 2 शासक रहेंगे, कौन? एक अमर सिंह और एक शिवराज सिंह। ये था अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1757। फिर चलता है प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन, बोले ये कब से कब तक? तो 1758 से लेके कब तक बताओ? 1818। लेकिन ये भी 2 भाग में बटा हुआ है। प्रत्यक्ष मराठा शासन मतलब देखो, जैसे ही ये मोहन सिंह की मृत्यु होती है, ये शिवराज सिंह को भगा देते हैं, 2-3 ठुक देके। इसके बाद जो मराठे रूलर रहते हैं डायरेक्ट रूल करना चालू करते हैं। उसमें पहला रूलर रहता है बिम्बाजी भोसले, ठीक है, बिम्बाजी भोसले। तो भैया इन लोग 2 प्रकार से रूल करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप में ही शासन करेंगे, लेकिन एक रतनपुर से शासन करते हैं, और फिर कुछ लोग नागपुर चले जाते हैं, नागपुर से शासन कर, बोले यहाँ मजा नहीं आ रहा, बोले यहाँ के लोग जानते नहीं। तो रतनपुर से शासन करने वाले कौन थे? बिम्बाजी भोसले, ठीक है, बिम्बाजी भोसले, जो कि 1758 से लेकर 1787 तक रूल करते हैं। कौन एक रूलर मिला अगर पूछा जाए तो? बिम्बाजी भोसले। बीबी लिख दे रहा हूँ ना, बिम्बाजी नहीं, चलो पूरा ही लिख देता हूँ भाई, बिम्बाजी कोड है ना, याद, बिम्बाजी, बिम्बाजी भोसले। अब लाइन से एक क्रम याद करना, कैसे याद करें? बजा दिए, चिमड़ दिए, कुचक दिए, पिचक दिए, अप्पा चिल्लाए। अब किसी की इतना बजा दोगे, मतलब बजा दिए मतलब मान, बजा दोगे, चिमड़ दोगे, कुचक दोगे, पिचक दोगे, तो जो जिसको इतना करोगे वो चिल्लाएगा अप्पा बोले, है नहीं। तो बजा देने से बिम्बाजी, क्या? बिम्बाजी, सब में भोसले जोड़ लेना, बार बार नहीं बोलूंगा, कुछ और निकल जाता है, ठीक है। बिम्बाजी। फिर कौन आएगा जी? चिमड़ा जी। फिर आएंगे व्यंकोजी। फिर आएंगे, बजा दिए, चिमड़ दिए, कुचक दी, पिचक दी से पुरसो जी। क्या? पुरसो जी या पुरसा जी एक ही नाम है, नहीं, पुरसा जी। ये थोड़ा शारीरिक रूप से अपंग रहते हैं, तो मतलब पुरुष नहीं रहता, ऐसे टाइप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो शारीरिक रूप से थोड़ा अपंग रहते हैं, इसके देखभाल के लिए बनाते हैं अप्पा जी को, लेकिन ये मार देता है इसी को। अप्पा जी, इतने भोसले हैं ना, बिम्बाजी भोसले, चिमड़ा जी भोसले, वेंको जी, पुरसो जी, अप्पा जी भोसले। बिम्बाजी का शासन काल कब से कब तक? तो 1758 से 87 तक, ठीक है। इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद इसकी जो बीवी रहती है, 3 बीवी रहती हैं, अभी बता, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। बिम्बाजी की 3 बीवी, एक आनंदीबाई, एक उमाबाई और एक रमाबाई। तो रमाबाई चले जाती जंगल,
ठीक है, उमाबाई सती हो जाती है और आनंदीबाई बोले मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, बोले सत्ता चलाना है, तो सत्ता का संचालन करती है आनंदीबाई। तो भले नाम इन लोग का रहता है, ये चिमड़ा जी, व्यंको जी, दुनिया भर के लोग का नाम रहता है, लेकिन असली जो मालकिन रहती है कौन? आनंदीबाई। लड़कियों के सामने किसी चलाएगा नहीं ना, तो इधर भी नहीं चलता, ठीक है, इसलिए बहुत संघर्ष होता है। तो बिंबा जी के मरने के बाद वैसे तो संभालती आनंदीबाई है, लेकिन फिलहाल फॉर्मेलिटी के नाम से चिमड़ा जी, ये बिंबा जी का गोद लिया हुआ बेटा रहता है। अब ये कैसे आ गया उस पर भी हम लोग बात करेंगे, आगे मुधो जी आएंगे तो देखेंगे। तो चिमड़ा जी ये गोद लिया हुआ बेटा रहता है, इसका शासनकाल रहता है 1700, एक ही साल शासन करता बेचारा, इसको व्यंको जी मार देता है, हत्या करवा देता है इसकी। फिर व्यंको जी बैठता है 1788 से लेके 1811 तक, 1811। और फिर पुरसोजी बैठता है 1811 से लेके 16, और अप्पा जी बैठता है 1816 से लेकर 18, ये अप्पा जी, ठीक है। कुछ सब के बारे में थोड़ा बहुत कहानी बता देता हूँ। बिंबा जी, बिंबा जी आता है, सबसे पहले क्या करते हैं, बोले यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, ये क्या रतनपुर रायपुर दोनों अलग अलग, तो प्रशासनिक एकीकरण करता है पहली बात, ठीक है, रतनपुर रायपुर दो अलग अलग चलता है, प्रशासनिक एकीकरण करता है, ठीक है। और क्या करता है, कुछ अच्छे काम करवाता है, जैसे रतनपुर में बहुत सारे मंदिर मस्जिद बनवा देता है, राम टेकरी मंदिर बना दिया, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर बना दिया। उसके बाद इन लोग खांडोबा मंदिर भी बनाते हैं। खांडोबा एक्चुअल में इसका नाम आता है खांडो, खांडो जी, क्या खांडो है ना, तो वहीं से खांडोबा मंदिर बनाते हैं, कौन? हस्बैंड वाइफ मिलके, आनंदीबाई और बिंबा जी मिलके, खांडोबा मंदिर। इसका नाम रहता है सेना धुरंधर, एक और नाम रहता है सेना धुरंधर, ठीक है। फिलहाल बम्बा जी बोलता हूँ, बिंबा जी, बिंबा जी के बारे में आते हैं। तो ये राम टेकरी मंदिर बनाता है। अब राम टेकरी मंदिर बनाता है, फिर जब मर जाता है ये, तो इसकी बीवी राम टेकरी मंदिर के सामने इसका मंदिर बना देती है, इसका मूर्ति बना देती है, ऐसे हाथ जोड़े हुए भगवान को प्रणाम करते हुए, है नहीं? ठीक, तो इतना सब याद रखना। इसके अलावा अब भैया ये बिंबा जी राज करने आता है, राज करने आ रहता है, खुजलाते रहता है इसका। तो राजनांदगौर खुज्जी नामक दो जमींदारी प्रारंभ करता है, कौन? बिंबा जी, ये पॉइंट याद रखना, राजनांदगौर खुज्जी नाम का जमींदारी। फिर बोले यहाँ उतना मित्रता नहीं, बोले एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, तो बस्तर दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की, जैसे अपन सोन पापड़ी देते नहीं, तो ऐसी सोन पापड़ी से स्वर्ण पत्र, स्वर्ण मतलब सोना वाला नहीं है, वो पत्ता है, जैसे बेल पत्ता होती है, स्वर्ण पत्ता, स्वर्ण पत्र देने की परंपरा चालू गया, कौन? बिंबा जी, ठीक है, बिंबा जी। अब बिंबा जी के संबंध जमींदारों से कैसे रहे, तो याद रखना, सबको स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन कुछ जमींदारी स्पेसिफिक है, जैसे खैरागढ़ से, खैरागढ़ से सबसे ज्यादा पैसा वसूल करता था। तो खैरागढ़ और चांग बखार दोनों के ऊपर आक्रमण किया। कैसे? खैरागढ़ में खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं, अभी आता हूँ, तो थोड़ा आनाकानी कर रहा था, तो उसके ऊपर आक्रमण किया। चांग बखार के ऊपर आक्रमण करके टकोली देने के लिए विवश करता है। तो खैरागढ़ से सबसे ज्यादा पैसा लेता है, लगभग 24,000 के आसपास। फिर एक धमधा रहता है, धमधा को धमकी दे देता है, तो सुसाइड कर लेता है, जल समाधि ले लेता है, ठीक है, वो याद रहेगा, ठीक है, धमधा। लेकिन वो 1768 में पहले आक्रमण करता है, लेकिन फिर कहानी, फिर डर के मारे वो जल समाधि लेता है। धमधा में धमकी दे देता करके सुसाइड कर लेता है। कोरबा को कब्जा कर लेता है, तो एकमात्र जमींदारी जिसको जब्त की गई, कोरबा, ठीक है, कोरबा याद रहेगा। चांपा का दीवान, चांदी याद करना, चांदी, जहाँ से चांपा दी दीवान, तो वहां के जमींदार को जमींदार नहीं बोलते थे, क्या बोलते? दीवान बोलते थे, ठीक है, याद रखना। फिर चांग बखार को भी मजबूर कर दिया पैसा लेने में। एक कांकेर की जमींदारी थी, तो कांकेर बस्तर की सीमा से लगता था, तो बोले उससे भैया पैसा नहीं लेना मेरे को, तो क्या बोलना है? 500 घुड़सवार, बोले तुम तैनात रहना, 500 घुड़सवार सैनिक का सेवा दे देना, बोले, ठीक है, क्योंकि बस्तर अलग था उस समय। ये बिंबा जी के समय में आगे चल के देखो, नीलूपंत के नीलूपंत 1770 में, नीलूपंत इसका एक सेनापति रहता है, नीलूपंत, ठीक है, बिंबा जी का सेनापति रहता है, जैसे रघु का सेनापति भास्कर पंत रहता है, ऐसी नीलूपंत या नीलू पंडित रहता है। इसको बस्तर भेजता है, बोले बस्तर भी चाहिए मेरे को। तो जो दलपत देव उस समय बस्तर के काकती वंश का शासक रहता है 1770 में। अभी लोग इतना घना जंगल देखे नहीं रहते, महाराष्ट्र कब देखे रहते हैं, लेकिन इधर का कांकेर, केशकाल, ये सब पार करते हैं चढ़ चुढ़ाई के नीलूपंत के नेतृत्व में। तो इसके बहुत सारी सेना को उधरी घाटी में मार देते हैं लोग, सब आजू बाजू तैनात रहते हैं, तीर भाला सब फेंकते हैं, सब एक साथ खत्म। नीलूपंत भाग के आ जाता है, वापस बच जाता है। तो पहली बार असफल आक्रमण किए थे 1770 में, वो डेट याद रखना, ये भी बिंबा जी के समय में, ठीक है। इसकी 3 बीवी का नाम बता दिया बिंबा जी का, और कुछ काम जमींदारी वाला पूरा बता दिया, ठीक है। फिर चिमड़ा जी के बारे में बता दिया। व्यंकोजी, व्यंकोजी क्या है? नागपुर चले जाता है और सूबेदारों के माध्यम से शासन करता है, सूबेदार के माध्यम से। तो यहीं पर एक सूबा शासन व्यवस्था भी चालू होता है, ठीक है, सूबा शासन।
हालांकि प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं लेकिन सूबेदारी के माध्यम से। तो ये चलता है आपका 1788 से लेकर 1818 तक। बोले सर ये भी 1818? हाँ, प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत ही सूबा शासन चलता है। तो ये देखो वेंकोजी क्या करता है, वेंकोजी नागपुर भग जाता है। काहे? ये आनंदीबाई परेशान करते रहती है, ठीक है, तो बोलते हैं देख के उसको चिढ़ लगता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नागपुर चल देता है। कौन? वेंकोजी। वहां से सूबेदार के माध्यम से शासन करता है। अब सूबेदार के लिए जगह नहीं है लेकिन इधर बनाते हैं। ठीक, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा के यहाँ पे सूबेदार, सूबेदार लोग का तो सब माही विभा के बससिया सा कोड से याद किया हूँ। सब माही विभा के बससिया सुन लेना, बाद में लिख लेना। सब माही विभा के बससिया, जैसे माही मतलब हमारे माही भाई, धोनी भाई, ठीक है, धोनी भाई, तो उसको याद रखना। तो सब माही महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, इसका कार्यकाल रहता है 1788 से 90। माही विभा के, वी से आगना विठल राव दिनकर, है विठल, विठल राव दिनकर, इसका 1790 से 96 कार्यकाल रहता है। सब माही विभा, भा से भवानी कालू, ये सबसे कम अवधि का रहता है। भवानी कालू, कालू भगा दिए, कालू भगा दिए ना, एक साल ही रहता है। तो कब से कब तक? 1796 से 97, एक ही साल के लिए रहता है। फिर आते केशव गोविंद, तो ये भगवान रहते भैया, तो भगवान सबसे लंबे समय तक शासन कर ले। इसके बाद का मत याद रखना, केशव गोविंद के बाद का मत याद रखना यार, याद रहे तो ठीक है, शुरू का याद रह जाएगा। 88, 90, 90, 96, 96, 97। फिर केशव गोविंद के बाद विभा के, विभा के बससिया, बीकाजी पिंडरी, फिर है बीकाजी गोपाल बससिया, सखाराम हरि और सीताराम टांटिया है, दोनों अलग अलग लोग हैं। ये 3 महीने शासन करता है, ये 8 महीने शासन करता है, एक ही साल में सब निपटा देते हैं इन लोगों को। सीताराम टांटिया, ठीक है, सीताराम टांटिया। ये सखाराम हरि, ये किसी का सखा नहीं रहता, जैसी आता है बहुत लूटपाट मचाता है, एकदम अत्याचारी करता है। तो इसको वहीं रतनपुर के लोग निपटा देते हैं, ठीक है, घेर के मार देते हैं, पत्थर ही पत्थर, ठीक है। सखाराम हरि और सीताराम टांटिया, सब माही विभा के बससिया। यहाँ से आगना यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर, ये पहले सूबेदार रहे या अंतिम सूबेदार रहे? ये पहले सूबेदार रहे या अंतिम सूबेदार रहे, ठीक है, पहले और अंतिम। खास बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे देखो ये जो व्यंकोजी है, ये सूबेदारी व्यवस्था चालू करते हैं, ये सब व्यंकोजी सूबेदारी। व्यंकोजी के शासन काल में कितने सूबेदार थे? तो ये थे, केशव गोविंद तक थे क्या? 97, ठीक, केशव गोविंद तक थे। केशव गोविंद तक के सूबेदार किसके समय तक रहते हैं? व्यंकोजी के समय में। फिर उसके बाद व्यंकोजी के बाद आता है कौन? पुरसोजी। तो केशव गोविंद पुरसोजी के समय भी रहता है, पुरसोजी के समय सिर्फ केशव गोविंद। यहां तक किसके समय में? व्यंकोजी के समय तक। फिर केशव गोविंद से लेकर पूरा यादव और दिवाकर, ये किसके समय में रहता है? तो ये अप्पा जी, अप्पा जी, ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखने का। फिर सूबा शासन के बाद और कुछ चलता है क्या? बोले हाँ चलता है, बहुत कुछ चलता है। अब लेकिन ये भर गए हैं ना यहीं हौच पौच एकदम, सब एक साथ तान दिया सब। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ रहे थे अपन? सीजी मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे ना, मॉडर्न हिस्ट्री। और उसमें सूबेदारी के बाद देखो 1800, ये जो अप्पा जी भोसले हैं, अच्छा कुछ कहानी बता रहा था उसको मैं बता देता हूँ। महिपत राव दिनकर, इसके समय में फॉरेस्टर आता है, यात्री फॉरेस्टर, ठीक है, फॉरेस्टर कब आता है? 1790 में। विठल राव के समय में ब्लंट आता है, ब्लंट कब आता है? 1795 में। और यहीं पर भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। सबसे कम अवधि का शासक कौन? सबसे कम अवधि का सूबेदार भवानी कालू, कालू ने भगा दिए। केशव जो गोविंद है भगवान है, जहां भगवान है वहां लुटेरे हैं। तो पिंडारियों का पहला आक्रमण, पिंडारियों का पहला आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण केशव गोविंद के समय में होता है। भयंकर आक्रमण, एकदम उत्पात। बीकाजी क्यों बिक गया था इस कारण, तो भयंकर आक्रमण। और अंतिम वाला अंतिम के समय में होता है, अंतिम आक्रमण
यादवराव दिवाकर के समय में होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर बोला जाए कि फॉरेस्टर और ब्लंट, भैया ये फॉरेस्टर महिपत राव के समय में आया, ब्लंट विट्ठल राव के समय में आया, लेकिन अगर व्यंकोजी नाम दे तो व्यंकोजी को भी मारना काहे, अरे ये मेन शासक तो ये है, इन लोग तो सूबेदार है। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। चलो, बीकाजी पेंड्री के समय में सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, बिक गया था, फिक्सिंग कर दिया, सरगुजा रियासत में सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ, इतना याद रखना। भवानी कालू के समय में, कालू का से कालू और का से कोल, कोल ब्रुक आया था। ठीक है, कोल ब्रुक आया था। फिर एक होता है परगना व्यवस्था, एक होता है सूबेदारी व्यवस्था। कुछ नहीं है बट डिवीजन है। सूबेदारी व्यवस्था को चालू किसने कराया? व्यंकोजी ने। लेकिन परगना में दो नाम मिलेंगे, परगना में दो नाम मिलेंगे, एक 20 करके याद रखना, 20, 20 से बिंबाजी और सा से सूत्रधार। परगना व्यवस्था के सूत्रधार बिंबाजी भोसले को बोला जाता है, लेकिन जन्मदाता और लागूकर्ता, जन्मदाता और लागूकर्ता ये कंफ्यूजन आती है, 20 याद करना, बिंबाजी भोसले सा से सूत्रधार। जन्मदाता और लागूकर्ता पूछे तो विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। सूबेदारी व्यवस्था व्यंकोजी भोसले लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सूबेदारी व्यवस्था देख लिए। उसके बाद सूबा शासन के बाद देखो, जब अप्पा जी भोसले ये ना बीकाजी जो गोपाल, फिर सकरम यादव दिवाकर, चलो ठीक है, ये जो पुरसोजी और अप्पा जी है, पुरसोजी थोड़ा अपंग टाइप का रहता है ना, शासन संभालने के लिए काबिल नहीं रहता। जो रघुजी द्वितीय है, रघुजी द्वितीय, प्रथम नहीं, रघुजी द्वितीय, अभी देखेंगे द्वितीय कहाँ से आता है। तो द्वितीय अप्पा जी को इसको संरक्षक बना देता है, लेकिन ये उसको निपटा देता है। एक बाहुबली वाले मूवी देखो नहीं, ऐसे वाला रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे तोड़ देता है नहीं, तो वैसी टाइप का रहता है। लेकिन अप्पा जी इसको मार देता है, किसके संयोग से? अंग्रेजों के संयोग से। लेकिन अंग्रेजों के संयोग से गद्दी तो हासिल कर लेता है, लेकिन फिर अंग्रेजों को ध्यान नहीं देता, तो अंग्रेजों के साथ युद्ध कर लेता है। तो 1817-18 के बीच में सीताबर्डी का युद्ध होता है, उसमें हार जाता है कौन? अप्पा जी भोसले। तब चेथी में पड़ता है किसके? अप्पा जी। बोले बेटा मेस धोखा है ना। तो यहाँ पर फिर कौन शासन करता है? बोले फिर अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं। उस समय मराठे शासक रहते हैं रघुजी तृतीय, लेकिन ये रहते हैं अल्पवयस्क, एकदम छोटे रहते हैं, नन्हा बालक। तो बोलते ये कहाँ शासन करेंगे? तो जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक हम लोग करेंगे बोले शासन। तो यहीं से ही आंग्ल मराठा शासन आता है, आंग्ल मराठा शासन, आंग्ल मराठा शासन या अंग्रेजों के अधीन मराठा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं एडमंड, सबसे पहले आते हैं एडमंड, एंड्रयू साइमन एडमंड, याद कर सकता। कब से कब तक आता था? 1818 में। दूसरे बार आता है भैया एगेन्यू, अभी भले थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, दिल दुख दुख हो रहा होगा, बेचैनी लग रहा होगा, है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना, बहुत काम का चीज़ है। ऑब्जेक्टिव के बाद जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो अलग ही महत्व है उसका। यूट्यूब में रहेगा, 2-3 बार देख लेना, याद रह जाएगा। थ्योरी पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सप्लेनेशन देखोगे, अलग वैल्यू रहता है। एगेन्यू का कार्यकाल 1818 से 25। तीसरा फिर आता है हंटर, इसका कार्यकाल रहता है 1825। फिर सैंडिस, जो सैंडिस है 1825 से 28। फिर आता है विल्किंसन, 1828 से 28 ही बस रहता है, 1828 में। फिर आता है क्रॉफर्ड, क्रॉफर्ड रहता है 1828 से 30 तक। अब सबका कुछ ना कुछ काम बता रहा हूँ। एडमंड में डट आ रहा है ना, तो डोंगरगढ़ का विद्रोह होता है। डोंगरगढ़ का विद्रोह 1818 में ही होता है। कब? 1818 में। एक नवागढ़ का विद्रोह भी होता है। क्या? नवागढ़, नवागढ़, ये भी 1818 में होता है, नवागढ़। लेकिन एडमंड के समय में डोंगरगढ़ होता है, डट एडमंड, है ना। तो डोंगरगढ़ विद्रोह 1818 में। इस जमींदारी में जो विद्रोह होता है, डोंगरगढ़ जमींदारी विद्रोह होता है, इसको दबाता कहता है खैरागढ़। डोंगरगढ़ खैरागढ़ सब लगा हुआ है, खैरागढ़ चौकीदान गंडई। तो खैरागढ़ के उस समय जमींदार रहते हैं टिकैत सिंह। तो टिकैत सिंह के माध्यम से डोंगरगढ़ के विद्रोह को दबा दिया जाता है। फिर बदले में उसको डोंगरगढ़ का जमींदारी मिल जाता है, किसको? टिकैत को, है ना। टिकैत राय टिकैत सिंह नाम रहता है ना। तो डोंगरगढ़ का विद्रोह एडमंड, उसके बस वही याद रखना। और पहला पॉइंट याद रखना कि पहला अधीक्षक था, यांग मराठा शासक, ये सब जो रूल कर रहे हैं लोग क्या है? सुप्रिटेंडेंट है। जैसे हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट रहता है, वैसे ही इन लोग अधीक्षक थे। एडमंड के बारे में दो बात,
एक वो पहला दीक्षक था और दूसरा ये डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ। फिर एगेन्यू, एगेन्यू न्यू राजधानी बनाता है। तो नया रायपुर, जो रायपुर है राजधानी, रतनपुर से राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर लेता है, रायपुर में। एगेन्यू न्यू में नवागढ़ का विद्रोह होता है, लेकिन 1818 में होता है, लेकिन किसके समय में, एगेन्यू के समय में, ठीक है। इसके समय में 1819 में एक और विद्रोह होता है, रामसाय वाला, ठीक है। रामसाय का विद्रोह, सोना खान बलौदा बाजार वाला। रामसाय के नेतृत्व में किसके बाबू रहते हैं, वीर नारायण सिंह के बारे में, ठीक। सावंत भारती वाला विद्रोह रहता है, और डेट नहीं मिलता उसमें, ठीक है। हाँ, डेट नहीं मिलता उसका, एगेन्यू का, ठीक है। फिर चलो फिलहाल इतना याद रखना। प्रशासनिक एकीकरण करता है ये भी, और ध्यान रखेंगे परगना व्यवस्था कौन चालू करता है। अगर देखा जाए यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट बताता हूं, छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ वाला व्यवस्था कौन चालू किया, तो वो चालू किया कल्याण साय। कौन, कल्याण साय। फिर ये छत्तीसगढ़ को 27 परगने में कौन बांटा, परगना कौन किया बताओ, परगना व्यवस्था जन्मदाता कौन भैया, विट्ठल राव, विट्ठल राव दिनकर ने 27 परगने कर दिया। 27 परगने को 9 परगने में कौन बांटा, एगेन्यू करता है। कौन, एगेन्यू। इधर चल दिया, हाँ एगेन्यू, ठीक है। तो वो याद रह जाएगा, क्लियर। फिर हंटर कुछ खास नहीं है। सैंडिस, सैंडिस थोड़ा एकदम अजीब सा वर्ड लग रहा है, ठीक है। अब कैसे रिलेट कराएं वो छोड़ दो। तो ये ताहूदारी प्रथा चालू करता है, ताहूदारी। तो दो ताहूदारी चालू करता है, एक 1826 में लोरमी और 1828 में तरेंगा। ये ताऊदारी, बोले सर ताऊदारी क्या है, डिटेल में बात कर लेंगे कभी। 1826 लोरमी, 1828 तरेंगा। इसके अलावा आगे चल के रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय ये भी ताऊदारी चालू करते हैं, ठीक है। कहाँ का, सिरपुर और लवण। तो 1843 में सिरपुर और 1848 में लवण, ठीक है, लवण। और उसके बाद आगे चल के चार्ल्स इलियट आता है, वो 3 ताऊदारी चालू करता है। सिहावा, संजारी, खल्लारी, सिहावा, संजारी, खल्लारी सब कब चालू करता है, 1858 में, 1858 में। तो टोटल 7 ताऊदारी रहते हैं। 2 ताऊदारी लोरमी तरेंगा कौन चालू करता है बोले तो, नहीं एगेन्यू नहीं, सैंडिस, ठीक है, सैंडिस ताऊदारी, ठीक है। उसके बाद रघुजी तृतीय ये सिरपुर और लवण चालू करता है, 1843 में सिरपुर, 1848 में लवण। और चार्ल्स इलियट 1858 में सिहावा, संजारी, खल्लारी, सिहावा, संजारी, खल्लारी, राइम करता है वो वर्ड है 1858, ठीक है। सैंडिस और क्या काम करता है, तो सैंडिस अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम को लागू कर देता है। बोले सरकारी काम काज जब सब इंग्लिश में चलेगा, बोले नहीं आता महाराष्ट्र तो सीखो, बोले अभी महाराष्ट्र में चल रहा नहीं, मराठी सीखो, बोले बस ये अंग्रेजी सीखो करके सैंडिस हरकत किया, ठीक है, याद रहेगा। तो सैंडिस एक अंग्रेजी माध्यम चालू करवा देता है, ठीक है। ग्रेगरियन कैलेंडर, बोले कैलेंडर भी कौन सा, ग्रेगरियन। बाबूलाल चतुर्वेदी लाख दिखा दिया उसको, बोले क्या है संवत में समझ नहीं आ रहा है, लेटर भी समझ नहीं आ रहा, बोले 1 2 3 भी कैसे लिख रहे समझ नहीं आ रहा, बोल रहे हाँ, ठीक। ग्रेगरियन कैलेंडर, ठीक, लिख लेना ग्रेगरियन, ग्रेगरियन कैलेंडर चालू करता है, ठीक है। कौन, सैंडिस, याद रहेगा, ठीक। चलो फिर विल्किंसन, क्रॉफर्ड, क्रॉफर्ड अंतिम शासक रहता है, और इसी के समय ये होता है कि भैया शिफ्ट कर देते, तो रघुजी तृतीय को वापस से शासन मिल जाता है। तो आंग्ल मराठा शासन कब से कब तक चलता है, 1818 से 30। अब रघुजी तृतीय जो हो गए वो बड़े बड़े हो गए, तो इनको इनके बीच संधि तो 1829 में हो जाती है, लेकिन इनको शासन मिलता है 1830 में। तो 1830 से 54 पुनः मराठा शासन चलता है। कब, 1830 से 40। और इसमें एकमात्र शासक रहते हैं रघुजी तृतीय। लेकिन ये भी बोले अब मैं डायरेक्ट रूल नहीं करूंगा, तो कैसे रूल करूंगा, जिलेदार। तो एक सूबेदार थे वो अलग है, ये जिलेदार है। तो जिलेदार में ना क्रिस गो करके याद रख लेना, क्रिस गो, क्रिस से याद रखना कृष्णाराव अप्पा, कृष्णाराव अप्पा, और गो से गोपाल राव अप्पा। तो ये पहले और गोपाल राव अप्पा अंतिम, लेकिन इनके भी नाम आप याद रख लेना। कैसे याद रह जाएगा, क्रिस शब्द में देखो क्रिश, इसका संधि विच्छेद करें तो क्री अ और स आता है, तो कृष्णाराव अप्पा, फिर अ से अमृतराव अप्पा, फिर स से सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, फिर दद आ रहा है सदरुद्दीन में दुर्गा प्रसाद,
दुर्गा प्रसाद, दुर्गा एक लड़की का नाम हो गया, वैसी इंदु लड़की का नाम, तो इंदु केवट है ना, इंदु राव केवट ऐसा। तो दुर्गा और इंदु क्या है, सखा है, सखी है। तो क्या था, सखा से सखाराम कुछ था ना, सखाराम बापू, वो वाला सखाराम अलग है, आसाराम बापू सुने हो नहीं, ऐसी कौन है, सखाराम बापू, ठीक है, दोनों सखी हैं भैया, दुर्गा और इंदु सखी हैं, तो सखाराम, तो कृष्णा। उसके अलावा फिर गोपाल, गोविंद गोपाल करके रखना, गोविंद गोपाल, तो गोविंद राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा, इतने लोग रहते भैया। कौन, पुनः मराठा शासन। फिर रघुजी तृतीय की मृत्यु जाति कब, 1853 में, और इसका कोई भी लड़का पिचका नहीं हुआ रहता, तो 1854 में ये पूरा क्षेत्र किसको मिल जाता है, किसको, अंग्रेज, अंग्रेज कब्जा कर लेते, फिर यहीं से प्रभाव में आ जाते। इतना सारा बताया आधा घंटा में, इसका सार क्या था, अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक चलता है, बोले 17 से। कौन से मराठा शासकों के अंदर जिलेदार नहीं थे, तो देखो कृष्णा राव अप्पा, अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन, सारे के सारे जिलेदार थे। बोले ये क्या है, महिपत राव क्या थे, सूबेदार थे, पहले सूबेदार। महिपत राव और आनंदीबाई का संघर्ष चलता है। बोले ये कैसा संघर्ष है, सत्ता वाला। सत्ता वाला संघर्ष चलता है, ठीक है। अरे एक लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी एक्सप्लेनेशन है, बस 1 मिनट का। देखो रघु जी प्रथम आक्रमण करवाता है ना, ये लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट बस और। रघु जी प्रथम आक्रमण करवाता है भास्कर बंद के माध्यम से, किसके ऊपर, रघुनाथ सिंह के ऊपर, ठीक है। ये रघु जी प्रथम के 4 लड़का रहते हैं, कितना, 4। एक का नाम रहता है जानो जी, ठीक है, जानो जी। और कौन सा, साबा जी, साबा जी, ठीक है। एक रहता है मूधो जी, और एक रहता है बिंबा जी, ठीक है। बिंबा जी को छत्तीसगढ़ वाला एरिया मिलता है। मूधो, मूधो ले वो सब चांद जैसे दिखो एकदम, नहीं दिखो, और मेकअप उतर जाए बोले, लेकिन फिर भी चांदा, इसको कौन सा वाला एरिया मिलता है, चांदा। सबा जी, सब्जी टाइप का लग रहा है, सब्जी वाला वर्ड, तो सब्जी बड़ी है ना, बरार, बरार। और द्वारहा, द्वारहा, ठीक है। और जानो जी को मिलता है नागपुर, जानो में ना आ रहा है, नागपुर। ये चारों में बंटवारा कर देता है। बोले लड़ाई झगड़ा मत करना, बोले मरने से पहले सब में, हाँ मारा पीटी करोगे, इसलिए सबको बांट के चल देता है, इतने में इन लोगों को चैन नहीं पड़ता, ठीक है। अब इतने देखो 4 बेटे रहते हैं, इसमें एक ही बेटे का और बेटा आ पाता है, मुधो जी का, ठीक है। तो ये चांदा का क्षेत्र मिलता है इसका, नहीं ये चांदा करता है, तो 3 बेटे आते हैं, 3 बच्चे रहते हैं, क्या क्या, एक रहता है रघु जी। तो फिर बोले अरे प्रथम, और कंफ्यूज होते हैं, बोले इसका नाम रख दो रघु जी द्वितीय। तो ये प्रथम द्वितीय हम लोग रखते हैं, ठीक है, इतिहासकार लोग रखते हैं, इन लोग रघु जी नाम से ही था, ठीक। उसके बाद एक आता है चिमड़ा जी, और एक आता है रघु जी द्वितीय, चिमड़ा जी और व्यंको जी, ठीक, व्यंको जी। बाकी 3 के क्या हुआ, बोले तीनों को लड़का नहीं आया, बोले है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो रघु जी द्वितीय को गोद ले लेता है कौन, जानो जी। इसको कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा आगे चल के, नागपुर का। चिमड़ा जी को कौन गोद ले लेता है, बिंबा जी, बोले छत्तीसगढ़ का। फिर व्यंको जी के लेने आता है साबा जी, तो बोले मैं क्या रखूँ, बोले मेहनत मैं करूँ, फल तुम लोग पाओ, बोले। तो बोलते हैं कि नहीं व्यंको जी को मैं रखूंगा। तो व्यंको जी को कौन सा क्षेत्र मिलता है, चांदा। लेकिन ये थोड़ा ललचट्टा प्रवृत्ति रहता है, इसको चाहिए रहता है छत्तीसगढ़, क्या चाहिए रहता है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र चाहिए रहता है, बोले नागपुर भी चाहिए, सब चाहिए, बोले काहे, मेरा हक था, बोले मेरा हक था, सबके ऊपर इन लोग गोद ले लेके दिलवा दिया उधर, है ना, नहीं लिए थे तो गोद तो सब मेरे को मिलता, ऐसा किसका रहता है, व्यंको जी का, ठीक। अब रघु जी द्वितीय के फिर आगे चल के बेटे होते हैं, चिमड़ा जी नहीं हो पाता, कुछ होता उससे पहले व्यंको जी निपटा देता इसको, है नहीं, याद है, एक ही साल के लिए था तो मार देता इसको, ठीक। तो रघु जी द्वितीय का 2 लड़के होते हैं, कौन, एक पुरसोजी या पुरसाजी बोलते हैं, पुरसोजी, अप्पा जी नहीं रहता है, रघु जी तृतीय रहता है,
रघुजी द्वितीय, देखो पुरसोजी को थोड़े समय तक खुद शासन करता है, फिर पुरसोजी को बना देता है, उसके लिए संरक्षक रखे रहता है अप्पा जी को, ठीक है, अप्पा जी को, या अप्पा जी इसको मरवा देता है, ये इसका लड़का नहीं रहता। फिर रघुजी तृतीय का कोई बेटा नहीं आता है, कोई बेटा नहीं आता। तो देखो होता क्या है, चिमड़ा जी छत्तीसगढ़ में रूल कर रहा है ना, छत्तीसगढ़ में रूल कर रहा है, फिर व्यंकोजी बीच में आ जाता है, फिर बीच में किसको मिल जाता है, पुरसोजी गद्दी मिल जाता है ना, फिर पुरसोजी गद्दी के बाद अप्पा जी मिलता है, अप्पा जी के बाद देखो असली हकदार कौन रहता है, रघुजी तृतीय, और कोई वंश में बचा नहीं था, और कोई बचा नहीं था, रघुजी तृतीय बचे रहता है। तो अंग्रेज अब इसको तो लेके नहीं आएंगे, अप्पा जी की मृत्यु भी जाती है 1840 में, रघुजी तृतीय को गद्दी मिल जाता है कब, 1830 में, 1830 से 53 ये रूल करते हैं, लेकिन 53 में इसकी मृत्यु जाती है और इसका कोई लड़का नहीं रहता है ना, तो इसको भी गद्दी को छीन लेते हैं। अब इसमें सवाल पूछा हुआ है चांदा वाला, मराठा शासकों के अंतर्गत मुधो जी को किस क्षेत्र की सत्ता प्राप्त थी, बोले चांदा, ठीक है। ये हुआ 50 सवाल, मजा आया बोले।